हेलो। एक बार साउंड चेक करने दे। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भाई, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के, कैसे हैं भाई सभी लोग? आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है। अब हर दिन एक नए टॉपिक पे क्लास होगी। एक दिन ग्रामर की क्लास होगी, एक दिन वोकैब की क्लास होगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रुक गया था आप लोगों का, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरे भाई मॉर्निंग में स्टार्ट फिर से हो रहा है। पीडीएफ हम डलवा देंगे और उसके बाद आप सॉल्व करना, और वो आपको लेवल पता ही है। कई दिन से नहीं डल पा रही थी वो मुझे पता है, लेकिन अब फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सुबह में, और आप लोगों का दोपहर में। एक दिन ग्रामर और एक दिन वोकैबुलरी। अब जो थंबनेल पर आपने देखा है वो बिल्कुल सही देखा है कि एडिक्विटी ने आपके जो क्वेश्चंस दिए हैं, एडिक्विटी ने जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं स्टेनोग्राफर के एग्जाम्स में, या एसएससी सीजीएल एसिस फेज 13 का जो ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल का जो पेपर था, उसमें जो क्वेश्चंस आप उसने लगभग दिए हैं, तो इस तरीके से पूछा, खासकर ग्रेजुएशन लेवल में। यानी कि वन वर्ड का जो पैटर्न है वो बदलने को मिला है। हालांकि वन वर्ड वही रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इस हिसाब से दिए हैं जो एसएससी सीजीएल वाले बच्चों को परेशान, सीपीओ वालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर हमने क्वेश्चंस को डिजाइन किया है। मेरे भाई एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। अब पहला क्वेश्चन देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस वहां उसने दिए तो करने को तो हम कर देंगे। बट प्रॉब्लम क्या आएगी कि इंग्लिश में पहले टाइम नहीं लगता था। आपने पहले देखा, अच्छा फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया, धड़ से मार दिया। इतना टाइम नहीं है, आपको स्टेटमेंट बड़ा करना पड़ेगा, वहां पर पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी। और उस हैबिट को पूरा कराने के लिए मैं आपके साथ हूं मेरे भाई। कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी से दिल फेंक के मार दो, और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जल्दी से। फिर मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, आज पहला क्वेश्चन देख के आपका दिल रुकेगा नहीं मेरे भाई। आप कहोगे भैया वास्तव में आपने इस क्लास में बहुत मेहनत की है। यह है ग्रेजुएशन लेवल का कंटेंट, या सीजीएल के लिए कंटेंट। क्योंकि ऐसे तरीके से आपसे वन वर्ड पूछ रहा है, पूरा पैसेज वहां लिख देता है और तब आपसे एक वन वर्ड पूछता है, और आपको यह पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे जल्दी करना है। पहला क्वेश्चन सामने है। अगर कहो तो मैं सामने से हट जाऊं, या मैं वो करवा दूं, इसको क्या कहते हैं, गायब हो जाऊं सामने से, आप मुझे बता देना मेरे भाई। बिल्कुल, एमटीएस वाले बच्चे भी इसको ही करेंगे, क्योंकि भाई यार तुम लोग फिर वही वाली बात करते हो। कैसी बेवकूफी वाली बात कर रहे हो? एमटीएस वाले में भी तो इंग्लिश ही आएगी, उसको भी तो वही एजेंसी पेपर कराएगी जो आपको सीजीएल को कराएगी। इंग्लिश में कुछ नहीं होता, इंग्लिश में सब कंटेंट सेम चलता है। ठीक है, जब एक लीडर, और आपका आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे भाई आंसर आ रहा है, और पहला ही क्वेश्चन मेरे भाई गलत है। पहला ही क्वेश्चन मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूं, पहला ही क्वेश्चन गलत है। अब मैं आपको समझाऊंगा मेरे भाई, ये वन वर्ड आपको समझने पड़ेंगे, वो तुक्के वाले या पुराने वाले नहीं रहेंगे। देखो, जब कोई लीडर या कोई सरकार या कोई अथॉरिटी एक्सरसाइजेस एब्सोल्यूट पावर, कंप्लीट पावर उसके हाथ में आती है, और उसको वो यूज करती है बिना किसी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रेंट्स के। मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रेंट नहीं है, कोई वहां पर संविधान नहीं है, कोई वहां पर लीगल राइट्स नहीं है, या लीगल वो क्या कहते हैं, लॉज नहीं यूज किए गए हैं। ऑफन लीडिंग टू सप्रेशन, मतलब अक्सर दबाया जाता है, ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, किसी व्यक्ति के अधिकारों को एंड उसकी आजादी को। द सिस्टम बिकम्स हार्श, सिस्टम जो है वो बहुत ही कड़ा हो जाता है, हार्श मतलब कठोर हो जाता है, और एक तरीके से कैसे होता है, तानाशाही हो जाती है। सच अ रूल इज फियर्ड, जैसे अभी इंडिया में ये बिल्कुल सेम अप्लाई हो रहा है इस समय पर। सच अ रूल इज फियर्ड बिकॉज, ऐसे रूल से लोग डरते हैं, बिकॉज इट लीव्स नो रूम फॉर जस्टिस, न्याय की कोई यहां पर जगह नहीं है, एंड इक्वालिटी, और समानता तो है ही नहीं। कि अगर मान लो किसी मंत्री का बेटा भारत में, आज की प्रेजेंट बात कर रहा हूं, अगर मंत्री का बेटा भारत में कहीं पर 10 दिन 2 सेकंड के लिए भी गायब हो जाए तो एकदम पुलिस लगा दी जाती है। और अगर हमारी बहन बेटियों के साथ गलत काम भी हो जाए, जैसे रेप आपने देखा हुआ हरियाणा में, तो उनकी कोई सुनवाई करने वाला भी नहीं है। तो उसी की एक तरीके से बात कर रहा है। तो मेरे भाई आप लोग तो इसमें कह रहे हो ज्यादातर बच्चे एनार्की, क्योंकि आपने तो यही पढ़ा है, अराजकता, लॉलेसनेस। यहां पर समझो बात को, वो क्या कहना चाह रहा है, पूरा सेंटेंस आपने पढ़ा, वहां पर एब्सेंस ऑफ लॉ है, खत्म है लॉ, बिल्कुल है ही नहीं।
लेकिन यहां पर ऑपरेश सप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। और लीडर और गवर्नमेंट है, लीडर और गवर्नमेंट है, उसमें गवर्नमेंट होती ही नहीं है, यहां गवर्नमेंट है मेरे भाई। इसका मतलब है कि यह एनार्की नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई ए। अब मुझे बताओ, क्या तुम मानते हो कि सीजीएल के लिए, अगर आप सीपीओ के लिए, सीएचएसएल के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मेरे भाई इस लेवल से ऊपर औकात नहीं है उसकी जो आपको क्वेश्चन दे दे। मैंने क्या कहा था, हम क्लास में देर में आ सकते हैं, हम क्लास लेट ले सकते हैं, लेकिन जब हम आएंगे तो मेरे भाई कंटेंट आपका, एक सेकंड भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं एक व्यक्ति की क्लास में गया और उस भाई ने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता दोस्त, क्योंकि तुम्हारा भी टाइम कीमती है और उस मेरा भी टाइम कीमती है। तो दिल मारो फेंक के, अगर आपको लगा हो पहले क्वेश्चन में मेरे भाई मजा आया हो। अब बाकियों को भी समझो ध्यान से। यहां पर आपको मैंने बता ही दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टायरेनी हो जाएगा, है ना, दमन करना चीजों को। एनार्की का मतलब क्या होता है, शासन का अभाव, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मेरे भाई है ही नहीं वहां पर, सरकार है ही नहीं वहां पर। लाइक करते और शेयर करते चलो साथ के साथ, अगर आज मजा आ रहा होता आप लोगों को। ओलिगार्ची क्या होता है भाई, ये तो सबको पता है पहले से ही, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, ये तो पुराने पैटर्न पे लर्न कर रखा है। उस पैटर्न पे तो मैं जिस दिन मैराथन होगी ना एक सीजल से पहले, 2 घंटे में 1000 वन वर्ड कराऊंगा। 12-14 घंटे की मैराथन लेंगे, हर 1 घंटे में ऐसे स्पीड से वो रिवीजन होगा। लेकिन यहां सीखना अभी टाइम है मेरे भाई आपको। डेमोक्रेसी सभी को पता है, ठीक है, गवर्नमेंट बाय पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन चाहे भले ही कम हो, चाहे समय लगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन जो कंटेंट बना है उसको आपको ध्यान से करना है, ठीक है, सीखना है, आदत डालनी है भाई। पता लगा वहां पर आ जाता आपका कलेजा फट के बाहर आ जाएगा। आओ, when a person pretends to have, ये वर्ड सुन लो, pretends। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, नहीं तो मैं आपको शॉर्टकट ही बताऊंगा कि इसमें कैसे पकड़ोगे फटाफट वहां पर, क्योंकि टाइम बचाना पड़ेगा आपको। मॉक टेस्ट जब स्टार्ट करूंगा तो बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे पकड़ो वहां से। जब एक व्यक्ति प्रिटेंड्स टू हैव स्पेशल स्किल्स, मतलब वो ये दिखाता है कि उसके पास स्पेशल स्किल्स है या डीप नॉलेज है, लेकिन है नहीं उसके पास, मैजिकल हीलिंग एबिलिटीज हैं भैया, पता नहीं उसके पास शक्तिमान है वो तो, है ना। ऑफन टू डिसीव अदर्स फॉर मनी, पैसा पाने के लिए या फेम पाने के लिए वो ये काम करता है, मिसगाइड करता है इनोसेंट लोगों को। दिस फेक डिस्प्ले ऑफ एक्सपर्टीज मिसलीड, और ये जो दिखावा करता है ना, फेक डिस्प्ले करता है, ये सोसाइटी को क्या करता है, मिसलीड करता है मेरे भाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शार्लेटन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मजा आ रहा है की बात में मेरे भाई। अब बाकी सारे ऑप्शन आसान है। कॉन्जर होता है जज, आपको पता ही है। एक्सपर्ट इन फाइन आर्ट या टेस्ट, है ना। वेटरन आदमी, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी कैसे पॉलिटिशियंस थे, वेटरन पॉलिटिशियंस। एक्सपर्ट, है ना, सॉरी, एक्सपीरियंस्ड पर्सन। और नॉन अमेचर कौन होता है, नॉन प्रोफेशनल, मतलब जो किसी काम को प्रोफेशनली नहीं करता है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपका अमेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बेहतरीन। द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब है जानबूझकर, इंसर्टिंग एडिशनल मटेरियल या एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन इनटू अ टेक्स्ट। मान लो ये टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, अब जानबूझ के इसमें एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं चीजों को, मॉडिफाई मीनिंग, उसका मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए, एंड एट अदर टाइम्स टू मिसलीड। या तो आप किस लिए कर रहे हैं कि भाई आप उसको और मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, या आप मिसलीड करना चाह रहे हैं, मिसलीड, ठीक है, मिसलीड का मतलब है दूसरों के मन में भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं, एक तरीके से डिसीव करना चाह रहे हैं। इज कंसिडर्ड अ लिंग्विस्टिक टूल, और इसको अक्सर क्या माना जाता है, एक लिंग्विस्टिक भाषा का टूल माना जाता है। ऑफन सीन इन, और ये अक्सर ज्यादातर या तो राजनेता लोग करते हैं या ये लिटरेचर में होता है खासकर। तो इस कहानी को क्या बोलेंगे मेरे भाई, चलिए शाबाश मेरे भाई। तो इसको हम बोलेंगे इंटरपोलेट। क्या करना, इंटर, याद कैसे करोगे, और किस किस ने इसी हिसाब से लगा इंटर, भाई ईमानदारी से बताना, देखो मैं जानता मैं भी हूं बेटे तुम्हारे दिल के अंदर क्या है। इंटरपोलेट, इंटर का मतलब अंदर ला रहे हैं किसी चीज को, पता नहीं था लेकिन मार दिया है। एक्सट्रापोलेट नहीं लगाया आप लोगों ने, तो आंसर क्या होगा मेरे भाई इसका, इंटरपोलेट होगा, ठीक।
ठीक है। चलो जी, अब डिड्यूस का मतलब क्या होता है? किसी चीज से निष्कर्ष निकालना, ठीक है। ड्राइव फ्रॉम रीजनिंग यानी कि निष्कर्ष निकालना। एक्सपाउंड का मतलब है किसी चीज की व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना किसी चीज को। और इंटरपोलेट आपको बता ही दिया, इंसर्ट करना किसी चीज के अंदर, ठीक है। और एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। क्या लगाना? अनुमान लगाना, यानी कि प्रिडिक्ट करना। क्या करना? प्रिडिक्ट। क्या आप ये चाहते हो कि इसकी मैं आप लोगों को एक फोटोकॉपी टाइप में यानी कि व्हाइट पीडीएफ प्रोवाइड कराऊं? अगर हां तो कमेंट बॉक्स में आप दिल फेंक के मारेंगे और कहेंगे जी भैया बिल्कुल, क्योंकि उससे आगे का काम रिवीजन के लिए बाद में बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो लिखोगे तो देख लो, लिखोगे तो किडनी बाहर आ जाएंगी तुम्हारी लिखते लिखते, ठीक है। अ लार्ज बिल्डिंग, चलिए समझते हुए चलिए भाई। अ लार्ज बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशन जहां पर ऑर्फन्स को, गरीबों को, बच्चों को, बेसहाराओं को शरण प्रोवाइड की जाती है, भोजन दिया जाता है, बेसिक नीड्स दी जाती हैं। ऑफन रन बाय चैरिटेबल संस्थानों के द्वारा उसको चलाया जाता है, एनजीओ के द्वारा या सरकार के द्वारा उसको चलाया जाता है। बताइए मेरे भाई क्या कहेंगे हम इसको? पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। मेरे भाई एक, अच्छा मतलब तुम्हारी साइकोलॉजी भी पता है कैसी हो गई है ना? एक कह रहा है हॉस्पाइस, मतलब कुछ नया सा वर्ड है, पता नहीं उस भाई को, पर उसको लग रहा है यही कुछ होगा। इतना ही आसान? अबे यही होता है गधे, ऑर्फनेज ही तो होता है वो। अब तुम कहोगे ऐसा भी, अरे समझो, पैटर्न समझ में आएगा आएगा, लेकिन जब तक आएगा तो अगले साल तैयारी करनी पड़ेगी। इसी बार समझ लो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। हॉस्पाइस नहीं होगा इसका। पता है इसका मतलब क्या होता है? इसमें उन लोगों को रखा जाता है जो मरने की कगार पे हो, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, मतलब उनके लिए ये जगह होती है, ठीक है। अजाइलम ये आपको पता ही है, चाहे पागल आदमी हो, है ना, और चाहे आप लोगों का जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं शरण देने के लिए, शेल्टर देने के लिए, वहां पर अजाइलम यूज करते हैं। और मोनेस्ट्री में कौन रहते हैं मेरे भाई? मोनेस्ट्री में रहते हैं मॉन्क्स। जैसे कॉन्वेंट में कौन रहता है, जरा बताएंगे आप मुझे? कॉन्वेंट के अंदर कौन रहता है ये मुझे आप बताइए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, प्रोटेक्शन और शेल्टर, ठीक है, फॉर मेंटली इल या पॉलिटिकल रेफ्यूजीज। जैसे बांग्लादेश से आए हुए लोगों को हम रखते हैं ना, तो कहां रखते हैं? असाइलम में रखते हैं उन लोगों को। ये बता ही दिया। केयर सेंटर फॉर टर्मिनली इल। टर्मिनली इल समझ रहे हो? टर्मिनली इल का मतलब है जिनकी मृत्यु होने वाली है, बिल्कुल उस कगार पे खड़े हैं, ठीक है। तो ये आंसर, ये आपका आंसर तो खैर वही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कंडीशन इन विच समवन शोज एक्सट्रीम लव, लेकिन लव फॉर वन सेल्फ। एक ऐसी कंडीशन जिसमें व्यक्ति अपने लिए बहुत ज्यादा प्रेम दिखाता है या अपनी बहुत ज्यादा प्रशंसा करता है, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी की, अपने लिए बहुत ज्यादा प्यार दिखाता है, मतलब सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ठीक है, अपने लुक्स की, अपनी पर्सनालिटी की, इन सब चीज के लिए। और ये अक्सर फिर किस में बदल जाता है? एरोगेंस में बदल जाता है, और दूसरों के लिए इसमें कोई सहानुभूति एक तरीके से नहीं होती है। तो प्रॉपर समझा दिया भाई। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो अब वही है ना, फंस रहे हैं ना बिल्कुल, कई लोग रटने वाले बच्चे फंस जा रहे हैं मेरे भाई। ईगोइज्म नहीं होगा, ईगोइज्म सेल्फ सेंटर्ड बंदा होता है, बस वो अपने पे ध्यान देगा। यहां पर पूरा कंप्लीट किया गया है कि अपनी अपीयरेंस के बारे में बात करेगा, सेल्फ लव। तो ऐसे व्यक्ति को नार्सिसिस्ट कहते हैं, और ये कह पर ये कंडीशन कहलाएगी, नार्सिसिज्म कहलाएगा। और बाकी चारों जो हैं बिल्कुल ऑप्शन है। ऑल्ट्रुइज्म आपको पता है परोपकारिता होता है, मतलब दूसरों की सेल्फलेस निस्वार्थ भाव से सेवा करना। एसेटिक सन्यासी होता है ना, जब आप बिल्कुल भी कोई ऐसा लग्जरी वाला जीवन नहीं जीते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप पे इंपोज करते हैं, है ना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप पे इंपोज करते हैं, तो उसे कहते हैं एसेटिसिज्म। एसेटिक सुना होगा, एसेटिक, एसेटिक से ही बना है एसेटिसिज्म। ईगोइज्म, ये देखो, सेल्फ सेंटर्डनेस, मैंने कहा था ना, एक एक वर्ड वो ध्यान रखो जहां से आप उसको याद रखोगे। सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है, लेकिन बट नॉट ऑलवेज ब्यूटी रिलेटेड, नॉट ऑलवेज ब्यूटी रिलेटेड। वहां पर क्या है? अपनी अपीयरेंस का, अपने लुक्स का, खुद को प्यार करना, वो जा रहा था किसके अंदर? नार्सिसिस्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आइए जी। मजा आ रहा है कि भाई भाई बाद में बताते रहना जरा।
सर ये शर्ट आप कहाँ से लाते हो, कहाँ? तुम्हें चाहिए तो बता देना, कहाँ से क्या लाते हो, चाहिए तो बताओ, दे देंगे तुमको। हमारी शर्ट तुम्हारी शर्ट, जो हमारा वो तुम्हारा, क्या ही किसने बांटा, एक दिन सब छोड़ के यहीं चले जाएंगे, है ना। आ जाओ। अ सिचुएशन वेयर एन इंडिविजुअल डेलिबरेटली अवॉइड्स। अब हम सीपीओ मेडिकल पे थे, तो एक बच्चे ने कहा भैया कैप आपकी अच्छी लग रही है, हमारे पास वहां कैप थी ना, क्योंकि 2-3 दिन रहे तो रनिंग वगैरह करी, कह रहा है तो अच्छी लग रही है। मैंने कहा भाई तू ले ले उसको, क्यों टेंशन ले रहा है ना, जो हमारा वो तुम्हारा। कहां से कहां हम लाए थे, कुछ नहीं था हमारे पास, सब तुम्हारा ही दिया हुआ है। अ सिचुएशन वेयर एन इंडिविजुअल, एक सिचुएशन जहां पर एक व्यक्ति जानबूझकर अवॉइड करता है, अवॉइड मेकिंग डेलिबरेटली डिसीजन, मतलब जानबूझ के डिसीजन लेने से बच रहा होता है, हेजिटेट करता है दो चॉइसेस में, दो चॉइस होती है उसके पास, उसमें वो हिचकिचाता है, और कीप शिफ्टिंग पोजीशंस विदाउट कमिटिंग द वन साइड, और कभी, समझ रहे हो, अपनी पोजीशंस को शिफ्ट करता रहता है। इसका मतलब है कि भैया दल बदलता रहता है एक तरीके से, मतलब एक साइड में नहीं बैठता। सच अ पर्सन ऑफन लैक्स क्लैरिटी, और ऐसे व्यक्ति में कभी क्लियरिटी, स्पष्टता नहीं होती है, और डिटर्मिनेशन नहीं होता है, क्रिएटिंग कंफ्यूजन, और दूसरों के लिए बड़ा कंफ्यूजन खड़ा कर देगा मेरे भाई। तो ये जो सिचुएशन है इसको क्या कहेंगे, देखो ये भी नहीं हो सकता, आपको पता है प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने की आदत होती है। एब्रोगेशन मतलब कानून या नियम को एब्रोगेट कर देना, है ना। और इंट्रोस्पेक्शन होता है, हिंदी में कहते हैं आत्मविश्लेषण, मतलब जब आप अपने बारे में सोचते हो कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या चीज पढ़ रहे हो, क्या चीज छोड़ रहे हो, ये सब कुछ अपने बारे में, इंट्रोस्पेक्शन मेरे भाई। वैसिलेशन, वैसिलेट से बना है वैसिलेशन, ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। तो चलिए अब जब समझा दिया, ये रहा ना सेल्फ एग्जामिनेशन, आत्मविश्लेषण, हिंदी में से आत्मविश्लेषण या आत्मनिरीक्षण कह देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला, अ पर्सन हु बिलीव्स, एक व्यक्ति जो ऐसा मानता है, कैसा मानता है मेरे भाई, that pleasure and self indulgence are the highest good in life and often giving priority to comfort, enjoyment and luxury over duty, morality, discipline। इन सब से ऊपर ड्यूटी, नैतिकता और आपका डिसिप्लिन, इन सब से ऊपर वो किसको देता प्रायोरिटी, कंफर्ट, लग्जरी और इंजॉयमेंट, ये सब कुछ उसके लिए क्या है मेरे भाई, परम है। सर जहर मजा आ रहा, जहर लग रहा है, अच्छा। चलिए मेरे भाई, आंसर क्या होगा, सी पे जा रहे हैं, साइबेराइट। अच्छा, कई बच्चों को मैं देख रहा हूं वो तुक्के मारने में लगे हुए हैं, उनको लग रहा है ये कुछ ऐसा सा वर्ड है जो भाई कुछ नया सा है, इसी पे लगा दो। मेरे लाल ये नहीं होगा, इसका आंसर होता है हीडोनिस्ट। हीडोनिस्ट ही तो प्लेजर सीकर होता है। अरे वहां छोटे से जब वन वर्ड आते थे तो उसमें तुम यही तो सीखते थे, जो प्लेजर सीकर है, जो सुख के पीछे भाग रहा होता है, सुख को भोगने, भोगवादी जो होता है उसको कहते हैं प्लेजर सीकर, हीडोनिस्ट उसको कहा जाता है। साइबराइट नहीं होगा मेरे भाई, उसको तो आलिशान, वो तो ईज चाहिए, कंफर्ट चाहिए, समझ रहे हो ना बात को। वो इन सब से ऊपर ये नहीं रखेगा। यहां पर क्या है, जो ये मानता है कि प्लेजर और सेल्फ इंटेलिजेंस ये सब कुछ उसके लिए परम है, हाईएस्ट गुड इन लाइफ का मतलब है कि भाई परम सबसे ऊपर वो इसी को रखता है, तो मेरे भाई हीडोनिस्ट होगा। और कमेंट बॉक्स में बताओ एपिक्यूरियन क्या होगा। एपिक्यूरियन हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो मेरे भाई बहुत अच्छा टेस्ट रखता है, फूड के लिए आता है ये, स्पेशली एपिक्यूरियन किसके लिए आता है, फूड के लिए आता है भाई। और स्टोइक तो ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं तुम में से जो ना जानता हो। किसको कहते हैं स्टोइक, बताओ, सन्यासी को कहते हैं, नहीं कहते सन्यासी को, स्टोइक कहते हैं सन्यासी को। इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, पढ़ाया हुआ है तो पढ़ा हुआ है, आपका भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, मतलब सुख दुख से जिसको कोई मतलब ना हो, तो ये तो उल्टा ही हो जाएगा बिल्कुल, है ना। साइबराइट मैंने बता दिया कि जिसको लवर और लग्जरी एंड ईज, मतलब उसको लग्जरी अच्छी लगती है और आराम पसंद है उसको, लेकिन इन सब प्रायोरिटी से, इन सब से, डिसिप्लिन से, है ना, ड्यूटी से, इन सब से ऊपर रखता है, वो ये नहीं है। वो तो मेरे भाई कौन है, हीडोनिस्ट है, ठीक है जी। एपिक्यूरियन क्या है, गेटिंग इंजॉयमेंट फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी, ये क्वालिटी है, QUALITY, ठीक कर लेना इसको अपने आप, है ना, QUALITY। मतलब एपिक्यूरियन वो व्यक्ति होता है जिसका अच्छे भोजन में
बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, अच्छी क्वालिटी का ड्रिंक, अच्छी क्वालिटी का फूड, और उससे आनंद लेता है, उसे हम कहते हैं एपिक्यूरियन। तो यहां पर फूड रिलेटेड चीजें जो है वो जुड़ जाती हैं, हाई क्वालिटी फूड और हाई क्वालिटी ड्रिंक। तो मैं अंडरलाइन कर देता हूं, यहां अंडरलाइन करता हूं, फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, जब पढ़ोगे ना तो तुम भी कितना लंबा याद नहीं कर पाओगे, बस ऐसे जो पार्ट बता रहा हूं उसको हाईलाइट कर लेना, वहां से याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररेवरेंटली, रेवरेंट होता है रेस्पेक्टफुल। वहां पर आपको यह भी पढ़ना पड़ेगा कि अच्छा ये कहना क्या चाह रहा है, यहां तो चलो मैं समझा रहा हूं, वहां पर अगर मान लो इस तरीके का स्टेटमेंट आ गया तो आपको खुद से ही समझना पड़ेगा, और इतने वन वर्ड में ही समझोगे तो आगे तो बहुत कुछ समझना है। इसका मतलब इंग्लिश में 25 क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो चाहता है कि अब ये इंग्लिश भी मैथ्स की तरह काम करे, कि भाई 25 में से 25 नहीं करने दूंगा, अब तो जो 15 कर लेगा, 16 कर लेगा, 17 कर लेगा, वो बहुत अच्छा माना जाएगा बच्चा, क्योंकि टाइम का खेल रहेगा ना सारा का, और प्री में तो वैसे भी टाइम नहीं है। एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररेवरेंटली, बट हम आपको जरूर पहुंचाएंगे ऊपर, टेंशन ना लो, प्रैक्टिस कराएंगे और अच्छे से। तो भैया धार्मिक वस्तु के बारे में, ठीक है, अपशब्द बोलना, एक्ट ऑफ स्पीकिंग, समझ में आ गया होगा पूरा। धार्मिक वस्तु के बारे में अपमान, यही कहना चाह रहा है एक तरीके से, तो ये तो आप सीधा सा ले लो इसमें। अब दो ऑप्शन में फंसोगे आप, दो ऑप्शन में फंसोगे, बी और सी में फंसोगे, लेकिन नहीं, आपने पकड़ लिया, क्योंकि आपको पता है ब्लैस्फेमी का मतलब होता है धार्मिक वस्तु के बारे में अपशब्द बोलना और पवित्रता को भंग करना। जैसे मान लो मैं मंदिर मस्जिद में लेके चला जाऊं जूते चप्पल और वहां पर पवित्र अपवित्र कर दिया, तो वो ब्लैस्फेमी नहीं होगा, क्योंकि ब्लैस्फेमी का मतलब है धार्मिक वस्तु के बारे में अपशब्द, अपशब्द शब्द, स्पीकिंग। तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूं, ये वाला जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा वहां चल के, ठीक है। तो वायलेशन ऑफ समथिंग सेक्रेड मतलब अपवित्र करना, ठीक है। अगर उसने ये बोल दिया तो फिर ब्लैस्फेमी नहीं लगाओगे, फिर सैक्रिलेज लगाओगे वहां पर, ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल है, एपोस्टेसी यानी कि अपने धर्म को त्यागना, धर्म त्यागना, पेपर में ये भी आ सकता है, ऑप्शन में भी अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है। और बाकी क्या था, अच्छा, हेर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मान लो कोई एक धर्म है और उस धर्म के जो ऑपोजिट बिलीफ्स होते हैं, किसी धर्म के विरोध में जो चीजें होती हैं, उस सिद्धांत को कहते हैं हेर्स। मतलब किसी धर्म के, जैसे हिंदू धर्म है और इसके अपोजिट जो चीजें होंगी उसके लिए ये वर्ड यूज हो जाएगा। जैसे मान लो कोई मुस्लिम धर्म है, उसके अपोज में जो चीजें होंगी, तो वही तो कह रहा है, बिलीफ कॉन्ट्रेरी टू द प्रिंसिपल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, बिलीव जो किसी पर्टिकुलर धर्म के विरोध में हो उसको यूज किया गया यहां पर। तो ये पाइनएप्पल्स तो नहीं है, प्रिंसिपल्स होगा। क्या होगा मेरे भाई, प्रिंसिपल्स होगा, प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो किसी धर्म के जो विरोध में सिद्धांत है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हेर्स का, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ सीक्रेटली प्लानिंग टू ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट और अथॉरिटी ऑफन इन्वॉल्विंग कॉन्स्पिरेसीज, षड्यंत्र भी होते हैं इसके अंदर, सीक्रेट मीटिंग्स भी होती हैं, इलीगल एक्शंस भी लिए जाते हैं, और उसका उद्देश्य होता है पॉलिटिकल अनरेस्ट, मतलब राजनीतिक बवाल खड़ा कर देना। इस प्रैक्टिस को क्या कहेंगे, सीक्रेटली आप प्लान कर रहे हैं कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, या कोई अथॉरिटी है, जरूरी नहीं है सरकार है, कोई अथॉरिटी है, उसको ओवरथ्रो करने की प्लानिंग, और उसके लिए आप कॉन्स्पिरेसीज भी करते हैं, आप सीक्रेट मीटिंग्स भी करते हैं, ठीक है, आप इलीगल एक्शंस भी करते हैं, और उसका पर्पज है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट करना। इसके लिए आपसे पूछ रहा है, बताइए। वाह रे वाह 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 वाह, आपको नहीं लग रहा सबका आंसर गलत आ रहा है? क्योंकि आपके दिमाग में तो सिर्फ रिबेल ही जाता है, रिबेल। रिबेल पता है क्या होता है, रिबेल का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि जब आप खुल के किसी के सामने आ जाते हैं, बस बगावत करते हैं, सिर्फ एक वर्ड आएगा रिबेलियन का, बगावत, बगावत, ठीक है। जब आप किसी को सामने से वो अटैक करते हो, और खासकर इसमें एक चीज बताऊं, ये ओपन होता है। कैसा होता है मेरे भाई, ये ओपन होता है, जो तुम मैं देख रहा हूं ना, ये बी बी भर कर रखा तुमने, मारो बी बेटे मारो, शाबाश। रिबेलियन में क्या होता है, ओपन, ओपन ओपोजिशन होता है, मतलब आप किसी के विरोध में ओपनली आते हैं, विद्रोह करते हैं। यहां सुनो तो सही, प्रैक्टिस ऑफ सीक्रेटली प्लानिंग टू ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट,
या अथॉरिटी को? अब बदलो आंसर। हाँ शाबाश, जिन्होंने ए मारा है मेरा उनके लिए भी दिल है, क्योंकि इनका आंसर सही है। कान के नीचे ना बेटे उल्टे हाथ का टूटा हुआ हाथ है ना, ये वाला लगेगा। तो मेरे भाई डिफाइंस का मतलब पता है क्या होता है? डिफाइंस का मतलब होता है डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस समझते हो? मतलब जैसे कि मान लो मैं किसी कंपनी में काम करता हूं और मेरे मैनेजर ने कहा भाई ये काम तुम्हें कल तक कंप्लीट करना है, तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा, तो ये डिफाइंस है। डिफाई, चैलेंज करूंगा उनकी बात को, नहीं कर रहा हूं मैं। ये षड्यंत्र, सरकार को खाड़, ये सब नहीं होता है डिफाइंस में। बदलो फिर आंसर, तुम बदलते रहो। अब तुम मारोगे पता किस पे? अब तुम जाओगे किस पे? अब तुम जा रहे हो ज्यादातर में देख, क्योंकि जो तुम्हें नहीं आ रहा तुम उधर। सबवर्जन, इसका मतलब होता है अंडरमाइन अथॉरिटी। अंडरमाइन अथॉरिटी, ठीक है? मतलब जब आप गुप्त रूप से, हालांकि इसमें गुप्त रूप से है, लेकिन उसको कमजोर बनाना होता है। कमजोर बनाना, अथॉरिटी को कमजोर बनाना, कमजोर, अंडरमाइन करना। अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर बनाना। लेकिन ये जो कहानी है इसे कहते हैं सेडिशन। ए नालायक, तुक्का मार के किस किस का सही हुआ है मेरे भाई? जब तुक्का सारे खत्म हो गए तब जाके हम डी पे पहुंचे मेरे भाई। बताओ किस किस का सही हुआ है तुक्का मार के? ठीक है जी, सुन लो अब। तो अंडरमाइनिंग द सिस्टम सीक्रेटली, सिस्टम को, ठीक है, व्यवस्था को गुप्त रूप से कमजोर बनाना। मतलब जैसे सरकारी नहीं है, सरकार को खाड़ना नहीं है। जैसे मान लो कोई सिस्टम है, ऐसे ले लो कोई ग्रुप है, उसको धीरे धीरे आप अंडरमाइन कर रहे हो, कमजोर करते जा रहे हो, वहां सबवर्जन आ जाएगा। रिबेलियन में वर्ड है, अंडरलाइन कर लेना और नोट्स निकलवा लेना, फोटोकॉपी। ठीक है, ये तुम रिचार्ज तो करवा दोगे गर्लफ्रेंड के उसमें, लेकिन नहीं मैसेज भेजते हो भैया इतने सारी फोटोकॉपी कैसे निकलवाएंगे, लिख लो। तो नहीं, लिखने में तो दर्द हो, फिर क्या करूं? फोटोकॉपी निकलवा लेना। ये पैसे जो तुम ये पैसे इधर उधर खर्च करते हो ना, उनको यहां इस्तेमाल कर लो पढ़ाई में। ये अंडरलाइन करना, नहीं तो मैं बता रहा हूं गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो ओपन डिफाइंस होता है, ओपन अथॉरिटी के खिलाफ में ओपनली, और वो कह रहा था सीक्रेटली। इंसरेक्शन, आर्म्ड रिवोल्ट, और इंसरेक्शन तो ऑप्शन में ही नहीं था। अच्छा वो अलग से दे दिया उसने, चलो कोई बात नहीं, वो मैंने डिफाइंस आपको बता ही दिया। नेक्स्ट, अगले पे आ जाओ जी। तो इसको निकाल लेना वहां पे। डिफाइंस तो मैंने बता ही दिया, वो आप लोगों को दे ही दिया वहां पर। सही बात है। लिखने वाली को ही चलो जी। A person who opposes the established system of government, especially monarchy, and advocates for its complete abolition। समझ में आ रहा है? समझो, पहले तो खुद ही बताओ। Often demanding a society free from rulers and authority। ना कोई रूल करने वाला हो ना कोई अथॉरिटी हो, बस इसी से समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो वैसे तो नहीं आएगा। ठीक है, खासकर ये मोनार्की के लिए होता है कि भैया हमारा राजा रानी का रूल होता है, उसको खत्म कर दो, कोई रूल नहीं होगा, कोई अथॉरिटी नहीं होगी। और मेरे भाई इसको अब बहुत देर से ना तुम इसका इंतजार कर रहे थे है ना, एनार्किस्ट। ये एनार्की होता है, ये एनार्किस्ट होगा यहां पर। ऑप्शंस बाकी सारे आसान है। एनार्किस्ट क्लियर हो गया। निहिलिस्ट क्या होगा? निहिलिस्ट नास्तिक होता है, यहां पर बस ये याद रखना। ठीक है, जो हर रिलीजियस बिलीफ को या मॉरल बिलीफ को नकार देता है। रिलीजियस बिलीफ्स हो, सिद्धांतों या मॉरल बिलीफ्स हो, सबको नकार देता है। रिवॉल्यूशनरी तो पता ही है, क्रांतिकारी भगत सिंह है ना। तो पर्सन स्पीक सॉरी सीकिंग पॉलिटिकल और सोशल चेंज, जो समाज में बदलाव लाना चाहता है, तो ये तो पता होगा यार रिवॉल्यूशनरी तो। और रिबेल, रिबेल तो बहुत आसान है, यानी अभी तो बताया रिबेल से तो रिबेलियन बना, जो ओपनली अपोज करते हैं। ठीक है, पैसेज, ऐसा नहीं लग रहा हर क्वेश्चन में पैसेज पढ़ रहे हैं। अ सिचुएशन इन, अब कोई ये भी नहीं कह सकता सर स्पीड में करवाओ, भाग नहीं सकते अब आप, वो जमाना चला गया।
चेयरमैन साहब मतलब हंसते तो होगा हैं? नहीं बैठ के ऑफिस में, बोला देखो कैसा मजा आ रहा है। पर दोस्त एक बात बताऊं, चलो वो सब तो खैर एक अलग बात है, वो हमने सब झेल भी लिया, चीजें भी जो भी है वॉट, पर मजाक से हटके इस बार गधे घोड़े बराबर नहीं होंगे। अगर मेरी बात से सहमत हो कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के, एग्री करते हो थम्स अप लगाओ। इस बार गधे घोड़े बराबर नहीं होंगे। इस बार सिलेक्शन वही बच्चा लेगा जो एक्सपीरियंस रखता है और जो पैनिक नहीं करेगा, जो अच्छी मेहनत कर रहा है। पहले क्या होता था, 501 वर्ड पढ़ लिए, उन्हीं में से आ गया, सीधा सीधा आ गया, PQR एज इट इज लगा दिए, एरर्स के टॉप 100 रूल्स। अब ग्रामर ढंग से, हर चीज ढंग से आनी पड़ेगी। अब गधे घोड़े बराबर नहीं हो सकते। A situation in which, एक सिचुएशन इन विच एन ऑफिशियल यूजेस हिज पावर और पोजीशन डिसऑनेस्टली, अपनी पावर का यूज कैसे करता है, डिसऑनेस्टली करता है मेरे भाई। यूजुअली बाय एक्सेप्टिंग, क्योंकि मैं तुम्हारा कमेंट नहीं देखना चाह रहा हूं, बिना देखे ही पता है गलत मार रहे हो तुम। बाय एक्सेप्टिंग मनी गिफ्ट्स और पर्सनल फेवर्स, और जैसे ही फेवर्स देखा तो मैं देखो कितना मैं तुम्हें ना अंदर तक जानता हूं, ठीक है, कि तुमने इसका आंसर जो है वो ये वाला लगाया है, ठीक है। इन एक्सचेंज फॉर ग्रांटिंग अनड्यू एडवांटेज और इग्नोरिंग रूल्स, दिस अंडरमाइंस ट्रस्ट इन गवर्नेंस एंड वीकन इंस्टीट्यूशंस। लगाया कि नहीं? अब देख लूं मैं जरा, बदला तो नहीं है तुमने? ब्राइबरी तो नहीं, ब्राइबरी तो मनी, मनी घूस। अच्छा जी भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुमने इसको चेंज किया है, करप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है, करप्शन इसका आंसर होगा। करप्शन देखो वही है, सिंपल है, क्योंकि इसमें सारा क्या दिया हुआ है, एक सिचुएशन जहां पर एक ऑफिशियल अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, ठीक है, और गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, और बाय एक्सेप्टिंग मनी, नेपोटिज्म में मनी नहीं है वहां पर, क्योंकि तो इसका मतलब फिर इसमें ये करप्शन है, ठीक है। और वो क्या भी कर रहा है, मनी गिफ्ट्स पर्सनल फेवर भी ले रहा है, इन एक्सचेंज फॉर ग्रांटिंग अनड्यू, मतलब दूसरे को अनड्यू एडवांटेज दे रहा है। और इसमें तो फिर वही बात है कि क्या कहते हैं, नेपोटिज्म में तो दूसरे को देंगे नहीं, तो इसका मतलब करप्शन है। अब क्या तुम्हें नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म में अंतर पता है? तो पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं, बताओ जल्दी से। क्या तुम्हें नेपोटिज्म फेवरेटिज्म में अंतर पता है? नहीं भैया, हमने तो सिनोनियम ही रट रखा है, सुनो ध्यान से। नेपोटिज्म में, जब हम नेपोटिज्म की बात करते हैं तो उसमें हम अपनों का ही फेवर करते हैं, ठीक है। फेवरेटिज्म में अपनों का मतलब फैमिली का, फैमिली का, तभी आपने नेपो किड्स सुना होगा। फेवरेटिज्म में हम फेवर करते हैं, बट इसमें जरूरी नहीं है अपनों का ही करें। जैसे मान लो, मैं बताता हूं, मान लो मैं किसी संस्थान में काम करता हूं, मैं कंपनी में काम करता हूं, किसी ने कहा यार मेरी भी नौकरी लगवा दे भाई, बातचीत करवा के यार, है ना। अब कोई जो बंदा जेन्युइन था उसकी नहीं लगवाई, मैंने किसी बंदे को पकड़ा जो मेरा जानकार है और उसकी लगवा दी, तो ये फेवरेटिज्म में आएगा। आ रहा है समझ में? समझो, दो केस हैं। एक तो क्या है, मेरा मान लो मेरा बेटा है और उसमें टैलेंट नहीं है, और मैंने क्या किया, किसी जेन्युइन बंदे को हटा के उसको ही अंदर लगा दिया, जो कि कम बहुत ज्यादा होता है, जैसे ओएनजीसी वगैरह में बहुत होता है, तो ये हुआ हमारा नेपोटिज्म। लेकिन जो फेवरेटिज्म होता है, इसमें जरूरी नहीं है कि ये आप नेपो मतलब फैमिली के लिए आए, फेवर लेना होता है बस, ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म। अब मान लो कल को ये दे दे कि भाई जो अपनों का ही फेवर ले रहा हो, फैमिली से रिलेटेड दे दे, तो फिर वहां नेपोटिज्म लगा रहे होंगे। और अगर नहीं दे रहा होगा, उसने दे दिया किसी और का, या फेवर करना किसी और को, तो वहां पर फेवरेटिज्म लगा रहे होंगे। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो शोइंग प्रेफरेंस टू समवन, अब समवन में तो कोई भी आ सकता है वहां पर। और कहां गया, जी रहा, फेवरिंग रिलेटिव्स, अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन, और खासकर ये जॉब्स के लिए, समझ में आ गया, ये नेपोटिज्म होगा। ये दोनों का डिफरेंस है मेरे भाई, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार फिर हम पहले क्या पढ़ रहे थे, ऐसा फील आ रहा है? किस किस को आ रहा है फटाफट एक बार दिल मारो फेंक के। सर बिना शादी के बेटा, ऐसी बात नहीं करते। अमित शाह, अमित शाह इस नहीं सॉरी, वो क्या, अमित शाह के बेटे का नाम क्या है? पदम शाह, क्या, जय शाह, हाँ जय शाह। वो इसका नेपोटिज्म का एग्जाम्पल है, फेवरेटिज्म का नहीं, नेपोटिज्म का।
फेवरेटिज्म तो वो हो रहा है जो शुभमन गिल, मतलब इनको, उसके वो कौन सा प्लेयर है वो जिसको सेलेक्ट नहीं कर रहे, श्रेयस अय्यर, वो फेवरेटिज्म हो रहा है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच धार्मिक लीडर जो हैं होल्ड करते हैं सत्ता को, मतलब योगी जी, धार्मिक गुरुओं के हाथ में पावर है। तो इसको तो देखते ही मार दोगे, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, थियोक्रेसी आ जाएगा इसमें, ठीक है। और पूरा पढ़ लो तो अच्छे समझ में आ जाएगा एक बार, जिसमें कानून जो है वो धर्म के प्रति बनते हैं, ठीक है, रादर देन सेक्युलर, सेक्युलर बेस पे नहीं बनते, धर्म के बेस पे बनते हैं, है ठीक है। और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल यहां पर काम नहीं करता है, सिद्धांत काम नहीं करता है, और एक्सपेक्टेड टू फॉलो रिलीजियस रूल्स, और ये उम्मीद की जाती है लोगों से कि वो धार्मिक रूल्स को, नियमों को फॉलो करें, ना कि सेक्युलर रूल्स को, ठीक है, या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को। बाकी तो पता पता ये सभी को, मोनार्की किसकी की सरकार, एरिस्टोक्रेसी मतलब हाई क्लास, ठीक है, नोबल क्लास, नोबल या इलीट क्लास। आगे बढ़ते हैं। द कंडीशन ऑफ बीइंग कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी से बिल्कुल दूर हो जाना, अवॉइडिंग कंपनी ऑफ अदर्स, और आप दूसरों की कंपनी में नहीं रहते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं, लिविंग इन कंप्लीट आइसोलेशन, कंप्लीट आइसोलेशन में आप रह रहे होते हैं, आइदर बाय चॉइस भी हो सकता है ये, ठीक है, ऑफन टू एस्केप वर्ल्डली अफेयर्स, और सांसारिक चीजों से अक्सर आप बचने की वजह से ये करते हैं, मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये तो आइसोलेशन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, और यहां पर उसने कहा है बाय चॉइस, तो ये ध्यान रखना फिर, ठीक है, क्योंकि आइसोलेशन का मतलब होता है अलग होना। बताओ, एग्जाइल लगा मत लेना, क्योंकि एग्जाइल वनवास होता है, तो आप फंसोगे कहां पर, सॉलिट्यूड और सेक्लूजन, मेरे भाई सेक्लूजन इसका आंसर होगा। अब सॉलिट्यूड क्या होगा मैं आपको बताता हूं, बस सॉलिट्यूड में एक चीज लगा देना, स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, मतलब अगर मैं सॉलिट्यूड में रह रहा हूं तो इसका मतलब है मैं एकांत में रह रहा हूं, एकांत में रह रहा हूं। बाकी ऐसा कोई भी इसमें वो नहीं होगा कि आप ये बोलें कि भाई ऑफन टू एस्केप वर्ल्डली अफेयर्स, आप सांसारिक चीजों से बचना चाह रहे हैं, ऐसा कोई रीजन है, ठीक है, सोसाइटी से अलग हो गया, अवॉइडिंग कंपनी ऑफ अदर्स, नहीं ऐसा नहीं है, बस आपको क्या है, शांति में रहना, अकेले में रहना है, इसलिए इसको कहते हैं सॉलिट्यूड। और सेक्लूजन आपको प्रॉपर डेफिनेशन आई गई है। आइसोलेशन का मतलब है आइसोलेट, आइसोलेट तो वहां भी हो जाता है कि जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लो कोई बाढ़ आ गई और कोई गांव एक से दूसरे से कट गया, तो वहां भी तो आइसोलेट होता है, वहां आइसोलेशन यूज हो सकता है, बट सेक्लूजन तो यूज नहीं होगा वहां पर, ठीक है। तो आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेशन, ठीक है। अब देखो, जैसे एग्जाइल का मतलब है एक्सपल्जन फ्रॉम वंस कंट्री, मतलब देश से निकाल देना, ठीक है, एक्सपल्जन का मतलब है निकाल देना, किसी को वनवास दे देना। आइसोलेशन का मतलब है सेपरेशन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से, ठीक है। और कैन बी फोर्स्ड, और ये क्या हो सकता है, ये फोर्सफुली भी हो सकता है, और वहां पर हमें क्या दिया था इसने, बाय चॉइस, ठीक है, अपनी इच्छा से। तो ये हो गया। और सॉलिट्यूड क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, मतलब आप अकेले रह रहे हैं। न्यूट्रल का मतलब समझो, न्यूट्रल का मतलब है कि आप, हो सकता है कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, बस आप सिंपली अकेला रहना पसंद करते हैं, तो इसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं, कोई निगेटिविटी नहीं है, न्यूट्रल कंडीशन आएगी, ठीक है। जैसे मान लो किसी का दिल टूट गया, अब वो किस में रहेगा, पर न्यूट्रल होना चाहिए वहां पर, ठीक है। द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग प्रॉपर्टीज, यानी कि संपत्ति को डैमेज करना, जानबूझकर डैमेज करना, मशीनरी को, गवर्नमेंट मशीनरी को, सिस्टम्स को, ठीक है, ऑफन सीक्रेटली टू ऑब्स्ट्रक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्थान की कार्रवाई को उसमें बाधा डालने के लिए, किसी इंडस्ट्री की, किसी गवर्नमेंट की, सरकार का भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, किसी इंडस्ट्री का भी हो सकता है। और इट इज यूजुअली मोटिवेटेड बाय प्रोटेस्ट, रिबेलियन और कन्फ्लिक्ट, इन सब की वजह से ही ये होता है, तोड़फोड़ जो होती है। तो मेरे भाई आर्सन का जो आंसर लगा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि इसका आंसर होगा सैबोटेज। क्यों? क्योंकि आर्सन होता है आगजनी। आर्सन क्या, हाँ तो सैबोटेज ही लगाना है ना, बी। आर्सन होता आगजनी, आर्सन में पता क्या होता है, आग लगाते हैं, जानबूझकर प्रॉपर्टी में आग लगाते हैं। तो देखो आर्सन का मतलब है सेटिंग फायर इंटेंशनली,
और एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी करना, ठीक है। और ट्रांसग्रेशन क्या होता है? ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन होगा मेरे भाई, ट्रांसग्रेशन का मतलब है यानी कि इंक्रोचमेंट। सुना है आपने? इंक्रोचमेंट समझो, इंक्रोचमेंट को ऐसे ले लो, जैसे मान लो ये सरकारी संपत्ति है और आप इस पे इंक्रोच कर गए, तो इलीगली एंटर कर गए। और ट्रांसग्रेस का मतलब भी होता है कानून नियम को तोड़ना, कानून या नियम को तोड़ना कहलाता है ट्रांसग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु अपोजेस और डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और डिवाइन पावर, ऑफन रिजेक्टिंग रिलीजियस फेथ एंड सुपर नेचुरल बिलीफ एंटायरली। अब यहां तुम दो ऑप्शन में फंसने वाले हो सीधे सीधे तौर पे, और पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, दो ऑप्शन के साथ। बता दूं कहां कहां फंसने वाले हो, ठीक है। ये तो धर्म में विश्वास नहीं करता और ये शक्की है, ये तो तुम मुझे पता लगाओगे नहीं, तुम फंसोगे इन दो ऑप्शन में। लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेना, क्योंकि जो तुम्हारा आंसर आने वाला है ना, वो आंसर शायद नहीं है, ठीक। देखो, वो कह रहा है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, या तो कह दो कि वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव नहीं करता, बिलीव नहीं करता, या डिवाइन पावर में बिलीव नहीं करता, मतलब भगवान में बिलीव नहीं करता है, ठीक है। रिजेक्टिंग ऑल रिलीजियस फेथ्स, सब चीजों को वो रिजेक्ट कर रहा होता है। यही मैं कहना चाह रहा था। तुम जो इसका मेरे भाई आंसर आंसर मारोगे, वो इसका मुझे पता था, यही आंसर मारोगे, एग्नोस्टिक लोगे तुम। और आज डाउट क्लियर कर लेना, समझो, इसका आंसर है एथीस्ट, ठीक है। अब एथीस्ट और एग्नोस्टिक में क्या फर्क है? वो कह रहा है कि भगवान तो होगा, भगवान तो होगा, पर मैं बिलीव नहीं करता इसमें, ठीक है। वो कह रहा है तुम कह रहे हो ना भगवान है, पर मैं इन बातों में बिलीव नहीं करता। मैं, भगवान है पर भगवान में मेरा विश्वास ही नहीं है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि भाई हाँ, भगवान गणेश हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, ये हैं, पर मेरा विश्वास नहीं है इन सब चीजों में, तो मैं एथीस्ट हूं। भगवान है पर मैं बिलीव नहीं करता भगवान के अंदर कि भगवान कुछ करते हैं। एक कह रहा है कि मुझे तो यही नहीं पता कि एग्जिस्टेंस है या नहीं है, नॉट श्योर, नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस, अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इस केस में एग्नोस्टिक आता है मेरे भाई, समझे बात को। तो उसने यहां पर कहा ना वो डज नॉट बिलीव, तो बिलीव का मतलब है फिर सीधा आंसर हो जाएगा इसका एथिस्ट, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का इसमें बनेगा, तो आंसर इसका जो हो जाएगा एथिस्ट हो जाएगा, ठीक। अब सुनो, एग्नोस्टिक का मतलब है अनश्योर इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट, अनश्योर एग्जिस्ट और नॉट। वो कह रहा है कि भैया हमें तो यही नहीं पता एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। यहां कह रहा है कि गॉड एग्जिस्ट करते होंगे बट मैं नहीं मानता। अब आया बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट डेप्थ आज के बाद मत भूलना। ये तो सिंपल ही है, पगन क्या होता है? अ पर्सन हु हैज नो रिलीजियस बिलीफ, धर्म में ही विश्वास नहीं है, और ये शक्की होता है, ठीक है। चलो, अ स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट, नॉट नीडिंग, यहां देखो, नॉट नीडिंग हेल्प और सपोर्ट फ्रॉम एनीवन एल्स, हमें किसी से की जरूरत नहीं है, हम खुद, किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद पे ही निर्भर हो जाएंगे। अब क्योंकि वर्ड एक जैसे हैं तो थोड़ा सा देखो, ये तो कोई नहीं लगाएगा, अगर ये लगाएगा तो महाबेवकूफ है। सॉवनिटी, सॉवनिटी होता है सुप्रीम अथॉरिटी, संप्रभुता जिसको आप कहते हैं, सुप्रीम अथॉरिटी, तो ये तो छोड़ दोगे, नहीं लगाओगे। इंडिपेंडेंस जो होती है वो आजादी होती है, और ये फ्रीडम होती है एक तरीके से। इंडिपेंडेंस क्या होती है? एक तरीके से फ्रीडम, ठीक है। तो यहां पर ये केस तो है नहीं कि भाई हमें हेल्प की जरूरत नहीं है, सपोर्ट की जरूरत नहीं है, इसकी तो बात ही नहीं कर रहा। फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल, हम दूसरों के कंट्रोल में थे, अंग्रेजों के, वहां से हमें आजादी मिली तो हम इंडिपेंडेंट हो गए। ऑप्शन फंस रहा है सेल्फ रिलायंस और ऑटोनॉमी में, ऑटोनॉमी और सेल्फ रिलायंस में। और आपका उत्तर क्या है वो तो हम एक बार देखेंगे जरूर, क्या उत्तर है मेरे भाई। अब यही गड़बड़ है, जब भी दो को ऑप्शन आपके पास आ जा रहे हैं तो आप वहीं फंस जा रहे हैं। ज्यादातर बच्चे सी मार रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है अभी भी, समझिए,
अब मैं आपको समझाता हूं, इसका आंसर होगा सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भरता, मतलब किसी की जरूरत नहीं है। ऑटोनॉमी, ऑटोनोमस बॉडी सुना, ऑटोनोमस बॉडी, मान लो ये एक पार्ट है, ये एरिया है, ऑटोनोमस बॉडी अगर ये है ना, तो इसका मतलब किसी और का कंट्रोल यहां नहीं होगा। जब किसी चीज को ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं तो उसका, उस पर किसी और का कंट्रोल नहीं होता है, उसके पास अपने ही राइट्स होते हैं उसको गवर्न करने के लिए। इसे ऑटोनोमस बॉडी हम लोग ऑटोनॉमी कह रहे होते हैं, ठीक है जी। सेल्फ रिलायंस, एबिलिटी टू डिपेंड ऑन वंस ऑन रिसोर्सेज, आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी ने कहा था ना कि अपने आप बनाएंगे, सेल्फ रिलायंट बनेंगे हम, आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। ऑटोनॉमी, ये ध्यान से सुनो, द राइट ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का अधिकार, ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन, या कॉमा लगा दो, या तो कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई रीजन, क्षेत्र, टू गवर्न या कंट्रोल देयर ओन अफेयर्स, ठीक है। ये मैं करेक्शन करवा दूंगा, स्पेलिंग में हो जाती है टाइप करते हुए बच्चों से मिस्टेक, गवर्नर कर दिया तो गवर्न होगा यहां पर, ठीक है। यानी कि अपनी चीजों को खुद ही कंट्रोल करना, खुद ही गवर्न करना, इसे ऑटोनॉमी कहते हैं। सॉवरेनिटी तो सुप्रीम अथॉरिटी, मैंने आपको बता ही दिया है। इंडिपेंडेंस होती है कंट्रोल से आजादी, मतलब वही जो हम पहले कंट्रोल में थे अब हम आजाद हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई। बात में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस तुम मुझे ये बताओ भाई। ऐसा फील हो रहा है कि नहीं अब हम एक ऐसे स्टेट में आ चुके हैं जहां से इससे नीचे तुम्हें अब चीजें, अब तो तुम वन वर्ड वैसे भी पढ़ा करोगे ना तो तुम्हें डर लगा करेगा कि यार हम पढ़ क्या रहे थे, सीधा उठाया धड़ से तुक्के मार दिया, स्टार्ट कर दिया। अब अगर मान लो कल को टीसीएस वापस भी आ जाती है तो भी तुम्हें डेप्थ में ही पढ़ने की आदत हो जाती है, क्योंकि कम से कम एक बार क्लियर तो हो। ये होमोनियम सिनोनियम्स का खेल तो बहुत दिक्कत वाली चीज है। हाँ, ये तो आंसर मार दो, लीविंग वंस ओन कंट्री टू सेटल बस 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 बस, सेटल परमानेंटली और लीव वंस ओन कंट्री, बस ये दो बात याद रखो यहां पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई से एमिग्रेशन। अच्छा, अगर बाहर से आके रहेगा, इन, आई फॉर इन, बाहर से आके, जैसे इंडिया है बाहर से अंदर आके रहेंगे, तो किसी कंट्री में बाहर से आके रहना ऐसे बोलेगा, कम कम, तो आई से इमिग्रेशन, और लीव परमानेंटली तो ई से एमिग्रेशन, और माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब वो ऐसे यहां भी हो सकता है, यहां से यहां भी हो सकता है, यहां से यहां भी हो सकता है, तो बस समझ में आ गया माइग्रेशन का। एक्सपेट्रिएशन क्या होगा, यहां फंसोगे तुम। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, दोनों एमिग्रेशन और ये दोनों सेम है। मैं इंडिया में रहता हूं, मैं इंडिया को छोड़ के चला गया अमेरिका में परमानेंटली रेजिडेंस के लिए, तो मैं एमिग्रेशन के अंडर आऊंगा। एक्सपेट्रिएशन क्या होता है कि आप किसी जगह को छोड़ के जा रहे हो लेकिन परमानेंट रेजिडेंस के लिए नहीं है, ये वर्क पर्पस से है, टेम्परेरीली भी हो सकता है। मैं दुबई गया नौकरी करने के लिए, वहां आप एक्सपेट्रिएशन कह सकते हो। आया समझ में? वहां परमानेंट रेजिडेंस कंपलसरी नहीं है, यहां पर आप रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस के लिए जा रहे हैं। ये एमिग्रेशन और इसमें फर्क है। आया समझ में? चलो देख लेते हैं। तो भाई एमिग्रेशन, छोड़ के जा रहे हैं अपने कंट्री को, है ना, परमानेंटली। कमिंग इनटू, कम मतलब आई से आना। एक्सपेट्रिएशन, छोड़ रहे हो अपने नेटिव कंट्री को मेरे भाई, लेकिन ये परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, तो छोड़ना तो यहां भी है, लिविंग, छोड़ना यहां भी है, लेकिन ये नॉट परमानेंट, ठीक है, नॉट परमानेंट रेजिडेंस। तो इसीलिए मैंने आपको क्या लिखा, सेटल परमानेंटली। तो इसका आंसर ये होगा। अब डाउट नहीं आएगा कभी भी आपको। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अ पर्सन हु ट्राइज टू विन द फेवर ऑफ पावरफुल पीपल बाय एक्सेसिव फ्लैटरी, मतलब जो शक्तिशाली लोग हैं, सत्ता में ऐसा ही होता है, चापलूसी करके उनसे फेवर लेने की कोशिश करता है, और प्रेज सिंसियरली नहीं करता। जैसे मान लो मैं किसी की प्रशंसा कर रहा हूं, ठीक है, कि यार क्या बात है, आज तो तुम बहुत बढ़िया लग रहे हो, है ना, वो सच में ही कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इनसिंसियर प्रेज कर रहा हूं तो वो एक फिर अलग हो जाता है चापलूसी में। कॉन्स्टेंट एग्रीमेंट, ठीक है, ऑफन टू गेन पर्सनल बेनिफिट्स, और देखिए पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, पर्सनल एडवांटेज के लिए सब आप कर रहे होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, देखो,
अब इसमें पता है क्या है, इसमें तुम कहां फंसोगे, इसमें दो ऑप्शन में फंसोगे। डोसाइल होता है आज्ञाकारी, पैरासाइट होता है परजीवी, और साइकोफेंट और फ्लैटरर, क्योंकि ये तो हमने वन वर्ड में पढ़े हैं। ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे यार दोनों एक जैसे तो लग रहे हैं, बट है? हाँ। अच्छा, ले लो। हाँ, ले लो ले लो। जाना जी, करवा करो। हाँ जी। तो साइकोफेंट और फ्लैटरर दोनों में क्या फर्क है? देखो, यहां पर साइकोफेंट में क्या कह रहा है, इसको समझो। अब आप कहोगे भैया है तो दोनों अलग, इन दोनों में क्या हो जाएगा? ठीक है, समझो। ये जो साइकोफेंट है ये चापलूसी करता है ऑलवेज फॉर पर्सनल बेनिफिट। अंडरलाइन कर देता हूं, ऑलवेज फॉर पर्सनल बेनिफिट, मतलब इसको ना कुछ चाहिए, इसको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, ये इसके लिए करता है। फ्लैटर क्या है, ये चापलूसी करेगा बट नॉट नॉट ऑलवेज सॉरी, फॉर पर्सनल बेनिफिट, नॉट ऑलवेज फॉर पर्सनल बेनिफिट, ये फर्क है। नॉट ऑलवेज फॉर पर्सनल बेनिफिट, ठीक है मेरे भाई। चलो, साइकोफेंट क्या हो जाएगा, बताई दिया आप लोगों को। फ्लैटर फॉर एडवांटेज, ये आ गया। पैरासाइट, दूसरों पर परजीवी। डोसाइल, जो बात को मान जाता है। फ्लैटरर, वन हु गिव्स कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट्स तो देता है, प्रशंसा कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट तो दे रहा है। नॉट ऑलवेज फॉर गेन, लेकिन हमेशा फायदे के लिए काम नहीं कर रहा होता, वो फायदे के लिए कर रहा होता है। ठीक है जी। अब आ जाओ, अ वर्ड और फ्रेज दैट इज आउट ऑफ प्लेस इन टर्म्स ऑफ टाइम, मतलब कोई शब्द जो अब इस्तेमाल में नहीं होता है, आउट ऑफ प्लेस। ऑफन बिलोंगिंग टू एन अर्लियर पीरियड, मतलब पहले होता था बट मिस्टेकनली या डेलिबरेटली, या तो गलती से या जानबूझकर, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसको इस्तेमाल किया जाता है। और इससे होता क्या है, हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी लिटरेचर में पैदा होती है, स्पीच में या आर्ट में। ठीक है। तो कोई ऐसा वर्ड जो पहले तो होता था बट अब नहीं होता है, बट अब हम उसका यूज अगर करते हैं तो उससे इनएक्यूरेसी पैदा हो जाती है। ठीक है। हाँ, पक्का मुझे पता ही था कि तुम इसको जो है मेरे भाई क्या यूज करोगे, आर्केक, क्योंकि आर्केक का मतलब तो तुम्हें पता है। तुम्हें लगता है आर्केक का मतलब क्या होता है? आर्केक का मतलब होता है प्राचीन। अरे यार, आर्केक का मतलब सिर्फ ओल्ड होता है, आर्केक तो कोई बिल्डिंग भी हो सकती है। और वही तुमने आर्किज्म लगा दिया, आर्केक से बना आर्किज्म, तो वो होगा ही नहीं इसका। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। न्यूअलिज्म मतलब न्यू शब्द बना, मेरे भाई एनाक्रोनिज्म होगा इसका। बदलो उसको, आंसर को। ठीक है जी। तो एनाक्रोनिज्म, समथिंग प्लेस्ड इन रॉन्ग हिस्टोरिकल टाइम, ठीक है, जिसका गलत समय पर इस्तेमाल किया गया हो, और उससे जो है चीजें क्या हो गई, इनएक्यूरेसी आ गई उनके अंदर, गलत हो गई है उसमें। आर्केज्म क्या है? ओल्ड फैशन वर्ड, बट वो इनएक्यूरेसी पैदा जरूरी नहीं कि इनएक्यूरेसी पैदा कर देगा, ये गलत समय में उसका इस्तेमाल किया गया, बस ये ओल्ड स्टाइल या ओल्ड फैशन। आर्केज्म मतलब ओल्ड, प्राचीन होता है। न्यूअलिज्म का मतलब है नए शब्द बनाना, नियो से याद कर लेना। सोलिसिज्म होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक, जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो हम सोलिसिज्म कर रहे होंगे उस समय पर, ग्रामेटिकल मिस्टेक को कहते हैं। एन इरेशनल फियर और हेट्रेड ऑफ फॉरनर्स, इसको तो देखते ही मार दोगे, ऐसा क्वेश्चन तो तुरंत आ जाएगा। फॉरनर्स से डर लगता है, क्या लगता है बताओ, फॉरनर्स का डर। चार फोबिया हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे एक काम करो, यूपी वाले बच्चे बताएंगे निक्टोफोबिया क्या होता है, बिहार वाले बताएंगे इर्गोफोबिया क्या होता है, दिल्ली वाले बताएंगे क्लोस्ट्रोफोबिया क्या होता है, और आंसर तो फिर मैंने दे दिया, जीनोफोबिया, बाकी उससे बाद में पूछेंगे। क्लोस्ट्रोफोबिया क्या होता है बताओ जल्दी से मेरे भाई, क्लोस्ट्रोफोबिया बताओ फटाफट, इधर देख लेता हूं। क्लोस्ट्रोफोबिया कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। फियर ऑफ लाइट, अबे गधो, ये डार्क अंधेरे का डर होता है, निक्टो डार्कनेस अंधेरे का डर है, इर्गोफोबिया वर्क काम से चोरी, काम से डर, और क्लोस्ट्रोफोबिया होता है एनक्लोज्ड प्लेस। किस किस का सही था ईमानदारी से बताना। हाँ भाई,
किस किस का सही था ईमानदारी से? थम्स अप डालो कि भैया मेरा ईमानदारी से सही था। बेईमानी मैं यहां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, ये तो बता ही दिया ना, नाइट या डार्कनेस। और ये काम, काम से डर लगता है ना तुमको, तुम इर्गोफोबिक हो। अ शॉर्ट एंड अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट या पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में मजेदार रोचक कहानी, और वो भी रियल इवेंट। ठीक है, जो कि ऑफन यूज्ड इन स्पीचेस, जो स्पीच या राइटिंग्स में इस्तेमाल की जाती है किसी पॉइंट को समझाने के लिए। ठीक है, ऑफन इन लाइट मूड, और प्रोवाइड इंसाइट इन टू कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर को और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? एक संग पढ़े तो तुमने हैं ये चारों के चारों। देखो, ये तो मैं तब लगाता जब एनिमल स्टोरी होती मॉरल वैल्यूज देने के लिए। ये मैं तब लगाऊंगा जब हम कोई स्टोरी बता रहे होंगे लेकिन उसमें मॉरल दे रहे होंगे, बट एनिमल्स नहीं होगा। अगर कैरेक्टर में एनिमल है तो फैबल हो जाएगा, और अगर कैरेक्टर में एनिमल नहीं है तो पैरेबल हो जाएगा। और मैं एमपी वाले बच्चों से पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश वाले बच्चों से, कि भाई हाइम ये किसके लिए आता है? कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाफट। ठीक है, और एनेक्डोट होती है मजेदार रोचक कहानी। अब मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मुझे फटाफट बता दो, इतनी देर में कमेंट में आंसर पेस्ट कर देना चाहिए था। ये धार्मिक गीत होता है मेरे भाई, रिलीजियस सॉन्ग होता है ये। ठीक है, पैरेबल मैंने सिंपल स्टोरी विद मॉरल, सिंपल स्टोरी, इसमें कोई एनिमल्स नहीं होते, इसमें एनिमल्स को अंडरलाइन कर लेना। और ये मजेदार रोचक कहानी है मेरे भाई। ठीक है, अब ये नहीं कि क्वेश्चन एक हुआ है, क्वेश्चन ये पेपर में कल को ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, क्वेश्चन 4 हो गए हैं भाई। तुम्हें लगी तो रहा है, लेकिन जब तुम नोट से रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन 4 तैयार हो रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, इसको अंडरलाइन कर लो पहले तो। एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड ब्लिस वेयर वन फील्स, जहां पर इंसान कंप्लीट पीस, जॉय, आजादी। ये भाई ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक ही वर्ड देख के आंसर ठोक दो। मुसीबतों से मतलब कोई समस्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो, दुख दर्द ना हो, सबसे मुक्ति, आजादी। ऑफन डिस्क्राइब्ड इन स्पिरिचुअल और रिलीजियस ट्रेडिशंस, अब ये धार्मिक तरीके से एंगल ले लिया इसने, एज द अल्टीमेट गोल ऑफ यू, और इंसान का यही अल्टीमेट गोल है। ऑप्शन यूफोरिया, मैलंकली, निर्वाणा, सैल्वेशन। अब जो रटने वाले बच्चे हैं जिन्होंने पीछे के पैटर्न पे रटा, वो इसका आंसर यूफोरिया मार देंगे, बट यहां वो क्या कह रहा है? अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज यूज होती है। एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, क्योंकि एक्सट्रीम हैप्पीनेस देख के मुझे पता तुम ये मार दोगे, बट पूरी कहानी भी सुन लो। वो कह रहा है मुसीबतों ना हो, मतलब एक परम सुख, तो भाई निर्वाणा उसको आंसर होता है। यही मारा सबने, डी मार दिया। सेल्वेशन तो मुक्ति होती है, सेल्वेशन में खुशी कहां से आ जाएगी? सेल्वेशन तो मुक्ति होती है मेरे भाई, और वो भी किससे होती है? पाप से, सिन, पाप से मुक्ति होती है। उसने पाप का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, मैलंकली, इसको क्या पढ़ेंगे? मैलंचोली नहीं, मैलंकली। क्या पढ़ेंगे? मैलंकली। मैलंकली इज अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, जब धीरे धीरे आदमी निराशा में चला जाता है और उसको पता ही नहीं कारण क्या है। कई लोगों को तो चलो पता है भाई दिल तोड़ दिया, लेकिन कई लोगों का पेपर पास नहीं हुआ, लेकिन कुछ कुछ खामी खा जा रहे हैं, दे आर इन ए स्टेट ऑफ मैलंकली। तो तुम तो रिलेट कर रहा है क्या? तुमसे रिलेटेबल है कि यूफोरिया इज अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ठीक है, बट इसमें कोई ऐसा क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा कि भाई स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट हो गया, सफरिंग से, प्रॉब्लम से दूर हो गया। और सबसे बड़ी बात है, ये परमानेंट है। एक सेकंड, मैं और डिफरेंस क्लियर कर देता हूं। ये परमानेंट, क्योंकि जब आप परम सुख पा रहे हैं भैया, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है, तो ये तो परमानेंट है। एंड दैट कैन बी टेम्परेरी, यूफोरिया इज टेम्परेरी। आप थोड़ी देर के लिए खुश हुए, थोड़ी देर के लिए आप खुश हुए, फिर गायब हो गए, तो कहां अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ हुआ वो? चलो, डीप पेंसिव सैडनेस, समझ रहे हो? आपको रीजन नहीं पता है, बट आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, शिकार हो गए हैं। ठीक है, और ये टेम्परेरी है, याद रखना इस चीज को। ठीक, और ये अल्टीमेट पीस है। नेक्स्ट, मोक्ष प्राप्ति जिसको कहते हैं। और जो वो भाई कह रहा था, कौन कह रहा था वो? सेल्वेशन, ये पाप से मुक्ति है। इससे पाप से मुक्ति है। ठीक है, सेल्वेशन।
अ पर्सन जो कि बहुत ज्यादा अपनी डिटेल्स को लेकर कंसर्न होता है, रूल्स को लेकर, डिस्प्लेइंग एकेडमिक नॉलेज, अपनी एकेडमिक नॉलेज को दिखावा करता है उसका, ऑफन इन अ नैरो माइंडेड वे। समझ रहे हो, मतलब ये पॉजिटिव नहीं है, ये दिखावा ज्यादा करता है, ठीक है। फोकसिंग ऑन छोटे छोटे पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करता है रादर देन बिगर पिक्चर्स, मतलब बड़ी चीजों पे ध्यान नहीं देगा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देगा, और वो नैरो माइंडेड वे है, इसको भी हाईलाइट करना है, ठीक है। तो अब इसमें ग्रामेरियन तो जो रिलेटेड हो ग्रामर से, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी, बट वो डिस्प्ले नहीं करता है, नॉलेज को डिस्प्ले नहीं करता है, तो भाई, और स्कॉलर होता है विद्वान व्यक्ति, तो पीडेंट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्पीड बढ़ा दूं, वैसे स्पीड बढ़ेगी नहीं, समस्या तो यह है कि स्पीड बढ़ नहीं पाएगी, ठीक है। चलिए जी, तो ये स्कॉलर जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, और इंटेलेक्चुअल व्यक्ति एक तरीके से मतलब जो बहुत ज्यादा सेंसिबल होता है, वाइज होता है, जो डिसीजंस अच्छे से लेता है, वो इंटेलेक्चुअल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ फॉर्मल रिटर्न डिक्लेरेशन बाय विच अ पर्सन वॉलेंट्री गिव अप द, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साम्राज्य को त्यागना अपनी इच्छा से, ठीक है। और रिटर्न डिक्लेरेशन होता है, रिटर्न डिक्लेरेशन, रिटर्न डिक्लेरेशन होता है लिखित रूप से, पोजीशन ऑफ पावर या जिम्मेदारी, ठीक है। और ये ज्यादातर किसके द्वारा होता है, या तो राजाओं के द्वारा, एम्परर्स के द्वारा, या किसी, हमारा प्रधान तो ऐसा है कि वो चाह रहा है कि बच्चे बूढ़े हो जाएं, पर वो बूढ़े नहीं होते भाई साहब। तो इसको अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं इसमें क्या करेंगे, या रेनाउंस और एब्डिकेट का सिनोनियम होता है कि नहीं होता है, रेनाउंस और एब्डिकेशन सिनोनियम होता है, और कई लोगों ने ना यही इसी में बी और ए में आंसर लगा, बी और सी में आंसर लगा रखा है, ए और बी में। सुनो 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 सुनो, जो ये रिनाउंस है ना, इसका मतलब होता है त्यागना, और गिव, एक सेकेंड, त्यागना, लेकिन किसको त्यागना, किस किस चीज को, गिव अप बिलीफ्स, कोई बिलीफ प्रिंसिपल्स है उनको त्याग दिया, पोजेशंस, मान लो कोई चीज आपके पास है उसको त्याग दिया आपने, वहां पर हमने रिनाउंसिएशन, रिनाउंस यूज करेंगे, लेकिन एब्डिकेट का मतलब वो इसी के लिए, राजाओं के लिए, इन सब के लिए रिटर्न स्टेटमेंट इसी के लिए यूज होता है, और रेजिग्नेशन तो जॉब वगैरह के लिए आता है, ठीक है। और बैनिश का मतलब है समाज से किसी का क्या कर देना मेरे भाई, बहिष्कार कर देना किसी का, ठीक है। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग, बोलने की कला, लेकिन इफेक्टिव और परसुएसिव, ठीक है, या राइटिंग, ये भी आप यूज कर सकते हो, जहां पर लैंग्वेज जो यूज की जाती है बहुत ही अच्छे से यूज की जाती है, स्किलफुली, किस लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए ऑडियंस को, ऑफन सीन इन स्पीचेस एंड डिबेट, अक्सर स्पीच या डिबेट में देखा जाता है। अब दो ऑप्शन है, एक्सप्रेशन तो होते हैं कि किसी चीज को आप कैसे प्रस्तुत करते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं आपके हाव भाव, एक्सटेम्पर होता है एक ऐसा स्पीच जो बिना तैयारी के बोला गया, शायद वो यहां रिलेट नहीं कर रहा है। अब दो ऑप्शन है आपके पास, एलोक्वेंस और रिटोरिक, और आंसर जो तुम मार रहे हो ना दोस्त, वही इसका आंसर सरासर नहीं है, अपने कान के नीचे जरा थप्पड़ लगा लीजिएगा। देखो, सबसे पहले तो इस चीज को समझो, वो कह रहा है इंपैक्टफुल लैंग्वेज का यूज करना, भाई रिटोरिक और एलोक्वेंस, एलोक्वेंट का मतलब होता है स्पीक, मतलब बोलना, बहुत अच्छे से बोलना, तो इसको सीधा सा आप ये कह सकते हो फ्लुएंट, फ्लुएंट या ग्रेसफुल स्पीकिंग, फ्लुएंट स्पीकिंग या ग्रेसफुल स्पीकिंग, मतलब बहुत अच्छे से आप बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप वो कह रहे हैं ना कि आप भाषा का इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो कि जिससे कि आप दूसरों को इंप्रेस कर सकें, ठीक है, और उसको एक तरीके से एग्जिगरेटेड मैनर में इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो जो स्पीच होता है वो रिटोरिक स्पीच होता है मेरे भाई, रिटोरिक लैंग्वेज यूज करता है वो, ठीक है, और खासकर स्पीच और डिबेट में। अब मैं स्पीच और डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मली भी बोल रहा हूं, बस मेरा बोलने का तरीका अच्छा है, नथिंग टू इंप्रेस एनीबडी, तो वो भी एलोक्वेंस में आ जाएगा। तभी तो बोला मैंने फ्लुएंट और ग्रेसफुल स्पीकिंग, अच्छी बोलना बस, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, अ गवर्नमेंट इन विच द मोस्ट पावरफुल क्लास कंसिस्ट ऑफ वेल्दी, देखते मार दो, टाइम ही नहीं, अरे वेल्दी पीपल आया जैसे ही धड़ से आंसर मारोगे, प्लूटोक्रेसी,
ओलिगार्ची बताओ जल्दी से मुझे फटाफट, जो ये हमारे क्या कहते हैं उत्तराखंड से अगर कोई बच्चा हमें देख रहा है तो ओलिगार्ची बताएगा। एरिस्टोक्रेसी, नोबल पीपल, मोनार्की, राजा और रानी की सरकार। कमेंट बॉक्स में भर दो, मैं नहीं बताऊंगा, अब जल्दी से। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा जल्दी है तो हम उसको कर देंगे कवर। द डेलिबरेट यूज ऑफ एम्बिगस और वेग लैंग्वेज। एम्बिगस लैंग्वेज का मतलब है जो चीज समझ में ना आए, और जानबूझकर ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना कि वो समझ में ना आए, ठीक है। और खासकर ये पॉलिटिक्स में होता है, ठीक है, या लॉ। टू हाइड, सच को छिपाने के लिए और दूसरों को धोखा देने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए। और अवॉइड कमिटिंग टू अ क्लियर स्टांस। और नेता लोग कभी भी एक क्लियर स्टांस नहीं लेते हैं, वो जानबूझकर ऐसी लैंग्वेज को यूज करते हैं, कंफ्यूज करते हैं लोगों को, मिसलीड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वर्ड यूज करना है आपको। अब देखो, यूफेमिज्म, ये पूछा था आपका सीजीएल 2018 का, अगर पेपर उठाओगे आप तो 2018 में यूफेमिज्म वन वर्ड में ही पूछा था उसने, बट वहां सिंपल बोल दिया था कि माइल्ड एक्सप्रेशन। जब आपको कोई गाली गलौज कर रहा हो तो आप प्यार से जब उसको जवाब देते तो उसे यूफेमिज्म कहते हैं। गांधीवाद एक तरीके से इसको हम कह देते हैं। प्रोवोकेशन है उकसाना किसी को या भड़काना। अब दो ऑप्शन है, इक्विवोकेशन या एम्बिग्यूटी। और तुम जो मुझे आंसर दिख रहा है कमेंट बॉक्स में, तुमने ज्यादातर जो भर रखा है वो डी आंसर भर रखा है, एम्बिग्यूटी। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि एम्बिग्यूटी का मतलब है, यार भाई समझो पहले, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है, पहले बताओ एम्बिग्यूटी बना किससे है? एम्बिग्यूटी बना एम्बिगस से, और एम्बिगस का मतलब होता है मोर देन वन मीनिंग, मतलब एक से ज्यादा शब्द। अब ये तो है कि उसमें क्लैरिटी नहीं होती है, और एक से ज्यादा शब्द होते हैं, मतलब एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। बट ये नहीं होता है कि आप जानबूझ के ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, वेग लैंग्वेज यूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पॉलिटिकली या लॉफुली सच को छिपाना है। कपिल शर्मा भी तो एम्बिगस वर्ड यूज करता है, डबल मीनिंग, एक से ज्यादा मीनिंग। बट वहां तो कोई ऐसा सेंस नहीं है कि सबको छिपाना। एक्चुअल में इक्विवोकेट का ही मतलब होता है सच को छिपाना, तो वही उसके लिए यूज किया गया है। ए आंसर होगा। नेहा क्या कह रही है? नेहा सिंह है क्या है ये? ए और सी। और नहीं चलना बेटा, और में नहीं आना है, सही बताना। इक्विवोकेशन यूज होगा, ठीक है। और इसमें अंडरलाइन कर लेना, टू मिसलीड। आप यूज कर रहे हैं डबल मीनिंग मिसलीड करने के लिए, एम्बिगस में मिसलीड नहीं कर रहे हैं आप किसी को, ठीक है। और ये यूफेमिज्म, माइल्ड वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ हार्श वन, गांधीवाद कहते हैं इसको, ठीक है। किसी ने गाली दे दी और आप प्यार से बात कर रहे हैं फिर भी, ठीक है। एम्बिगिटी का मतलब है सिर्फ लैक ऑफ क्लियरिटी, ठीक है। और नॉट ऑलवेज डेलिब्रेट, ये जानबूझकर नहीं है कि भाई किसी को धोखा देने के लिए आप कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। अगले पे आ जाओ। द एक्ट ऑफ सीक्रेटली कोऑपरेटिंग विद एन एनिमी, दुश्मन के साथ मिलके या अपने विरोधी के साथ मिलके, ठीक है, स्पेशली अगेंस्ट अपने कंट्री के या संस्थान के खिलाफ, खासकर कंट्री के खिलाफ। क्या करना भैया? टू गेन पर्सनल बेनिफिट, आपका कोई फायदा है तो देश के गद्दार, देश के दुश्मनों के साथ मिलके क्या करते हैं बताओ जल्दी से। एस्पियोनेज होता है जासूसी, ट्रेचरी होता है डिसलॉयल्टी, धोखाधड़ी। अब या तो कॉन्स्पायरेसी होगा या कॉल्यूजन होगा, और दोनों ही में ही तुम यही फंसोगे, इसी में ही। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम इसका आंसर क्या मारोगे, मारो फटाफट। शाबाश मेरे शेरो, शाबाश। ट्रेचरी तो मत लगाओ यार, ये तो डिसलॉयल्टी होता है, धोखाधड़ी होता है, इसको हटा दो। ये तो मैं वैसे भी कर सकता हूं किसी के लिए। अब क्योंकि मुझे पता है कॉन्स्पायरेसी तुम इसका सही उत्तर लगाओगे, लेकिन है ही नहीं ना, कॉल्यूजन है मेरे भाई, कॉन्स्पायरेसी नहीं होगा दोस्त। सुनो, मान लो कॉन्स्पायरेसी, कॉन्स्पायरेसी पता है, कॉन्स्पायरेसी हम वहां भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे कोई क्या करना है, मुझे मर्डर करना है, ठीक है, या मर्डर छोड़ो, मुझे लीची तोड़नी है, ठीक है, मुझे लीची तोड़नी है, ठीक। और हमने प्लान बनाया कि बेटे अब ये इलीगल एक्ट है ना, तो किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए भी जो योजना बनाते हो, सीक्रेट योजना, वो भी तो कॉन्स्पायरेसी में आ जाता है। आपको पैसे चुराने हैं, उसके लिए भी आप कॉन्स्पायरेसी कर सकते हो। लेकिन यहां समझो, आप दुश्मन के साथ मिल रहे हो, दुश्मन के साथ, आप अपने विरोधियों के साथ मिलकर अपने ही संस्थान या कंट्री को, ये पहले सुनो किसके लिए यूज होता है, कंट्री के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको गिराने में लगे हो तो कॉल्यूजन होता है, कॉल्यूजन वर्ड होगा मेरे भाई यहां पर, ठीक है। एक भाई कह रहा है
किस किस का ऐसा लग रहा है कि जैसे किडनी बाहर आ गई हो दोनों आज तो। और दोस्त कहते हैं कि भाई जब ऐसा लगे ना आपको जीवन में कि ये बहुत कठिनाई पैदा हो रही है यहां पर, समझ जाओ वहीं कुछ बेहतर हो रहा है। क्योंकि जब आदमी मुर्दा होता है ना तो उसकी लाइन ऐसे चलती है, जिंदा होता है तभी यूं यूं चल रही होती है। और मेरा वादा है आज की क्लास के बाद जब तुम बाहर क्लास से निकलोगे और रिवाइज करोगे, तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आने वाला इसके बाद। और तुम ईडियम्स की क्लास भी देखोगे, बिल्कुल एडुक्वेटिव। अब लिख तो देते हैं लोग एडुक्वेटिव पैटर्न, पहले समझ तो लो एडुकेटिव पैटर्न में उसने दिया क्या है। उसके लिए वो कंटेंट लाना पड़ेगा, उसके लिए वो क्वेश्चन सामने आने पड़ेंगे। अ वर्ड और एक्सप्रेशन दैट हैज लॉस्ट इट्स ओरिजिनल इम्पैक्ट, कोई शब्द जिसका ओरिजिनल इम्पैक्ट खत्म हो गया है। फ्रेशनेस, पावर ड्यू टू ओवर यूज, बहुत ज्यादा यूज कर लिया तो ये तो मार दिया होगा आपने। क्लीशे, क्या आप करेंगे इसको, क्लीशे, हाँ ये तो मैं समझ गया था, ए होगा पक्का। रेक्टिट्यूड होती है ईमानदारी, ऑनेस्टी। मैक्सिम होती है कहावत। और रेड टैपिज्म आपको पता ही है, लाल फीता शाही कहते हैं इसको, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी है ना, चीजों में होता है ये, ठीक है। और डिले ड्यू टू रिजिड रूल्स, ठीक। बाकी तो ऑप्शन आसान है। मैक्सिम पता ही है आपको, कहावत को कहते हैं। अच्छा एडेज भी कह सकते हैं इसको, मैक्सिम इज कॉल्ड एडेज, ठीक है। नेक्स्ट, अ फुलिशली आइडियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक परस्यूट ऑफ नोबल बट इम्प्रैक्टिकल गोल्स, मतलब भाग रहे हो पीछे, कोई प्रैक्टिकलिटी उसके अंदर नहीं है। और आज के बच्चे जो हैं इम्प्रैक्टिकल हो गए हैं, इम्प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा। तो फुलिशली आइडियलिस्टिक हैं, अनरियलिस्टिक गोल्स के पीछे भाग रहे हैं, और इन्वॉल्विंग एक्स्ट्रावेगेंट ड्रीम्स। देख रहा है कि उसने ये गाड़ी ले ली तो मेरे को भी यही गाड़ी लेनी है, ठीक है। द टर्म इज यूज फॉर पीपल चेजिंग इम्पॉसिबल आइडियल्स, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए यूज होता है जहां पर आप इम्पॉसिबल चीजों को आइडियल्स, जैसे मैं संसार बदल दूंगा, इम्प्रैक्टिकल चीजें हैं, खुद को बदलो। तो देखो अब ये सारे वर्ड ही बढ़िया। इनवेटरेट होता है हैबिचुअल, जैसे मैं बचपन से सिगरेट पीता हूं, मान लो कभी सोचो संजीव सर ने बोला, आजकल ऐसे बच्चे बहुत वीडियो काट देते हैं, संजीव सर ने देखो क्या बोला। एक पता नहीं किसने वो डांस वाला बनाया, तुम्हें याद है मैंने एक दिन क्या बोला था, मैं उसको कैसे पढ़ा रहा था, बताओ तुम थे ना उसमें, मैंने क्या बोला था, मैं ऐसे कर रहा था, मैंने कहा गलत क्वेश्चन हो गया, क्योंकि क्वेश्चन इतना इजी था उसको गलत कर रहे हो, और सीजीएल की क्लास ले रहा हूं बच्चा गलत कर रहा है तो गुस्सा नहीं आएगा, एमटीएस की लेता समझ में आता। तो मैंने ना ऐसे करके और मुझे पता नहीं था, मैंने ऐसे करके मैंने लगाओ ऐसे यूं करके यूं कहा था, ठीक है, और मैंने इशारा भी किया, और भाई साहब किसी बाबूजी ने वो पता नहीं कैसे कैसे करके वो बना दिया। और फिर मुझे एक दो आदमी भेज रहा, अरे ये क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे भाई, अरे मैंने कहा यार नहीं कर रहा था भाई मैं ये सब चीजें, इतना टाइम होता है कि मेरी बुद्धि दिमाग गर्म हो जाता है, खोपड़ी गर्म हो जाती है वहां पे, इतना टाइम नहीं है। मैंने कहा ये हमारे कलाकार भाई लोग हैं, ये किसका क्या बना दे कुछ भरोसा नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भरोसा नहीं है क्या कर दे वहां पर। तो इसीलिए तो आया समझ में मैं क्या करता, हाँ। तो स्मोकिंग नहीं करता, मैं बता रहा हूं, मान लो कि इन्वेटरेट स्मोकर मतलब हैबिचुअली, बचपन से, ठीक है, रेगुलर, हल्के फुल्के वाला नहीं कि कभी कभार पी लिया या 10 दिन हो गए पीते, नहीं, हैबिचुअल इन्वेटरेट स्मोकर, समझो बात को। कोटिडियन, ये मैंने वन वर्ड उसमें पढ़ाया, वो कैब में भी पढ़ाया है, T20 या T10 सीरीज में पढ़ा रखा है, इसका मुझे मीनिंग आप बताओगे। यूटोपियन यही है, यही वो नहीं 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 सॉरी, वो तो फुलिशली आइडियलिस्टिक कह रहा है ना, तो मतलब क्विक्सोटिक, क्योंकि यही होता है इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। यूटोपियन तो परम सुख, उसके लिए यूज होगा, ठीक है। असम राइफल की क्लास लगा दीजिए, ये क्या होता है असम राइफल, अच्छा उसके लिए सीएपीएफ के लिए क्विक्सोटिक, मेरे भाई इसका आंसर होगा इम्प्रैक्टिकली आइडियलिस्टिक। यूटोपियन मतलब बिलीविंग इन अ परफेक्ट वर्ल्ड, हालांकि है भी, ये भी एक तरीके से वही है, यूटोपियन भी इमेजिनरी वर्ल्ड ही होता है, क्योंकि परफेक्ट वर्ल्ड है ही नहीं, परफेक्ट दुनिया सोसाइटी है ही नहीं। और ये मैंने कराया था जो डेली, और ये एमटीएस में आया था 2024 में, 23 में भी पूछा था, 24 में भी पूछा, दोनों बार पूछा है। डेली मतलब रूटीन में जब आप कर रहे होते हैं किसी चीज को। और इन्वेटरेट का मतलब डीप रूटेड हैबिचुअली, अनलाइकली टू चेंज, जो बदलेगा नहीं, मतलब 10-10 सिगरेट भी पीते हैं लोग। मेरा एक दोस्त है, तो वैसे तो ज्यादातर मेरे दोस्त गवर्नमेंट उसमें ही है, लेकिन एक दोस्त है वो उसमें कॉर्पोरेट में है, स्कूल फ्रेंड है वो। तो वो जो पहले बीटेक वीटेक नहीं करते थे,
तो वो बीटेक में चला गया था, फिर उसके बाद उसने प्राइवेट उसमें चला गया। तो मैंने उससे कहा भाई यार तू तो बहुत सिगरेट पीता है। कह रहा यार पता नहीं क्या होता है सिगरेट पी के जो स्ट्रेस रिलीज होता है। मैंने कहा अगर दो फालतू पी ले तो बोला और ज्यादा रिलीज होता है। तो मैंने कहा तो 10 के बराबर होता है। कह रहा यार बहुत स्ट्रेस रहता है, बॉस की सुननी पड़ती है, ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है, फिर घर पे आके बीवी की सुनो। तो मैंने कहा यार तू तो जीवन में स्ट्रेस, और मैंने कहा सिगरेट तो फिर सिगरेट को तो लोग यूं ही बदनाम कर रहे हैं, समस्या तो कुछ और है। ये तो बेचारी मदद कर रही है तुम्हारी। कह रहे नहीं यार लंग्स भी खराब होते हैं फेफड़े। मैंने कहा पता है फिर भी कर रहा है। कह रहा है लेकिन स्ट्रेस रिलीज होता है, पीने के बाद थोड़ा सुकून मिलता है। गंभीर, मैंने कहा गंभीर समस्या भाई तेरी तो। एक ने तो और क्या ऐसी बात बताई मैं तुम्हें यहाँ बता नहीं सकता। कह रहा यार ये फायदा भी होता है। मैंने कहा लिटरली ये फायदा होता है। द क्वालिटी ऑफ हैविंग कीन मेंटल परसेप्शन, समझो कीन मेंटल परसेप्शन का मतलब क्या है, शार्प माइंडेड होना, शार्प और तेजी से वो बंदा इसको चीजों को समझ जाता है। एबिलिटी, जज करने की एबिलिटी, और चीजों को एनालाइज करने की, सिचुएशंस को एनालाइज, और बहुत अच्छे से वो सिचुएशन को परख लेते हैं। और एक व्यक्ति अगर उसके पास ये क्वालिटी है तो वो सबटल का मतलब है बहुत ही माइन्यूट सी डिटेल्स को भी पहचान लेता है, और शायद ऐसी चीजों को दूसरे लोग मिस कर सकते हैं। तो इस क्वालिटी को बताइए। देखिए अगर कोई बच्चा ओपेसिटी लगा रहा है तो मेरे भाई ओपेसिटी बना है ओपेक से, क्या कह रहे हो? ओपेसिटी ओपेसिटी बना है ओपेक से, ठीक है। अब आ जाओ, विजडम क्या होता है? नॉलेज। बेटा डी जो आंसर लगा रहे हैं ना, डी वाला गलत है, डी जो लगा रहे हैं, ठीक है। देखो अब पर्सपिकेसिटी और एक्यूमेन, एक्यूमेन का सिर्फ इतना सा मतलब होता है मेरे भाई कि एबिलिटी, एबी एबिलिटी टू टेक क्विक डिसीजन। आप जल्दबाजी में, मतलब जल्दबाजी में करो तो अच्छे डिसीजन ले लेते हो, ठीक है, ये एक्यूमेन में आता है। इसका आंसर होगा पर्सपिकेसिटी। क्या होगा? क्योंकि शार्प मेंटेलिटी, शार्प इंसाइट, ये रहा ना यहां पर मेंटल परसेप्शन, कीन का मतलब है शार्प, तो जिसके अंदर बहुत तेज बुद्धि चल रही होती है, शार्प इंसाइट, उसे पर्सपिकेसिटी कहेंगे, ठीक है जी। और एक्यूमेन होगा एबिलिटी टू टेक क्विक डिसीजन, टू मेक क्विक और राइट डिसीजंस, ठीक। नेक्स्ट ये आएगा यहां पर, एक्यूमेन एबिलिटी टू मेक क्विक या एक्यूरेट डिसीजंस, बस ये होगा। लेकिन शार्प मेंटेलिटी, शार्प मेंटल विजन, ये जो है उसको वो कहलाता है पर्सपिकेसिटी। इसमें जरूरी नहीं है कि शार्प हो, बस इसमें यह है कि आप डिसीजंस फास्ट लेते हैं और डिसीजन अप्रोप्रिएट लेते हैं, बस ये अगर बोलेगा तो एक्यूमेन लगाओगे। और ये तो लगा ही मत देना, विजडम तो डीप नॉलेज को कहते हैं। अ मॉर्नफुल, ग्लूमी और एक्सेसिवली सैड एटीट्यूड, कैसा एटीट्यूड? सैड एटीट्यूड या सैड स्पीच या एक्सप्रेशन, जो कि लिटरेचर में अक्सर यूज होता है टू डिस्क्राइब अ टोन फुल ऑफ सोरो एंड ग्रीफ। तो ये टोन, ठीक है, लिटरेचर में देखा है जैसे पैसेज में टोन रिप्रेजेंट करते हैं, सोरोफुल टोन, उसके लिए यूज होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? एडवर्सिटी होता है मुसीबत, इकेस्टेसी होता है हैप्पीनेस, और अब दो ऑप्शन है मैलंक्लिक और लुगुब्रस। और आपको याद होगा मैलंक्लिक मैंने बताया था किसी व्यक्ति की एक स्टेट होती है, मैलंक्ली होता है स्टेट, डिप्रेशन में आना, बट उसको पता नहीं है क्यों। तो ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर बताओ क्या होगा? अब लगा ही दोगे, ये तो मैंने पिछला वाला पढ़ा ही दिया। तो लुगुब्रस जो है मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ल्यूगिब्रस होगा यहीं पर। एग्जेग्रेटेडली मॉर्नफुल, मतलब एग्जेग्रेटेडली का मतलब है बढ़ा चढ़ाकर, और यहां पर उसने यही तो कहा लिटरेचर में टोन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो तो बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, ठीक है। और मैलंक्लिक क्या हो गया? अ डीप परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस विद अ क्लियर रीजन। नहीं, ये विद नहीं होगा, विदाउट अ क्लियर रीजन होगा, क्योंकि उसमें आपको ना विदाउट होगा, ये विदाउट, क्योंकि आपको उसमें पता नहीं होता कि क्यों आप परेशान हो, ठीक है। इकेस्टेसी होता है खुशी और एडवर्सिटी होता है मुसीबत। अ पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली, जो बहुत ज्यादा बात करता है और अनइंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जिनका कोई महत्व नहीं है उन चीजों के बारे में। ऑफन बोरिंग अदर, दूसरों को बोर करता रहता है अननेसेसरी बकवास करते करते और पॉइंटलेस चीजों के बारे में बात करते हुए। तो देखो ऑकल्ट का मतलब होता है रहस्य से भरा हुआ, मिस्टीरियस, राज से भरा हुआ। वर्बोज
टेसिटर्न होता है, अच्छा टेसिटर्न तो होता है जो कम बोलता है, तो ये भी इसका, ये तो उल्टा हो जाएगा। अब तुम कहां जाओगे, तुम या तो जाओगे गैरुलस पे और या जाओगे वर्बोस पे, बताओ, दोनों में से तो फंसना है तुमने, तो कौन सा आंसर होगा? 34 का सर ए होगा या वर्बोज? कुछ बच्चे सी लगा रहे हैं। चलो, आज ऐसा क्यों हो रहा है कि जो तुम लगा रहे हो वही गलत हो रहा है? मेरे भाई वर्बोज नहीं होगा, वर्बोज का सिर्फ इतना सा मतलब होता है, अरे यार एक यूज ऑफ टू मैनी वर्ड्स, टू मैनी वर्ड्स, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करना, ठीक है, यूज ऑफ टू मैनी वर्ड्स। अब जैसे मान लो मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई मैं बातूनी आदमी नहीं हूं, बट मैं किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा शब्दों का यूज कर दिया है, तो वहां पर मैं वर्बोज कहलाऊंगा। लेकिन ये बकवासबाजी, अनइंपॉर्टेंट चीजों के बारे में दूसरों को बोर, ये किस कैटेगरी में आएगा? ये गैरुलस की कैटेगरी में आएगा, वर्बोज की कैटेगरी में नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। और कल को हो सकता है तुमसे वर्बोज भी पूछ ले, तुमसे वर्बोज भी पूछ लेगा। कैसे पूछेगा? कि जब आप कोई स्पीच या राइटिंग लिखते हो, उसमें जब आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तब वो वर्बोज की कैटेगरी में आता है। गैरुलस एक अलग थ्योरी है, गैरुलस का मतलब होता है बहुत ज्यादा ऐसे करना, बक 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 करना। ऑकल्ट होता है रहस्य से भरा हुआ, और टेसिटर्न तो आपको पता ही है, जो साइलेंट रहता है, रिजर्व्ड स्पीच मतलब कम बोलने वाला। 35, द एक्ट ऑफ सीक्रेटली लिविंग वंस ड्यूटी, मतलब आप अपने कर्तव्य से बच रहे हो, ठीक है, विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के, स्पेशली आर्मी में, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आर्मी में, ये आर्मी के लिए यूज होता है या किसी वर्क प्लेस के लिए भी, बट यहां इंपॉर्टेंट है आर्मी के लिए, ठीक है। और आपकी इंटेंशन होती है कि आप वहां से लौटना नहीं चाहते हो, आप छोड़ के जा रहे हो और आप लौटना नहीं चाहते हो, तो इसे बेट्रेयल कहेंगे क्या? बेट्रेयल की कैटेगरी में वैसे नहीं आता ये बेट्रेयल तो धोखा देना हो जाएगा। एब्सकॉन्ड तो फरार होना ही हो गया, वो तो भगोड़ा, वो तो कानून से बच के होगा, लॉ से बच के, ठीक है, वो भी नहीं होगा। या तो डिफेक्शन होगा या डेजर्शन होगा। सी लगा दिया, एब्सकॉन्डिंग। यार इतना सिंपल है, एब्सकॉन्डिंग तो कानून, अब उसको कहा गया था, आर्मी से कहां भागा था वो हमारा जो भगोड़ा है, क्या नाम है उसका, विजय माल्या, तो सी कैसे लगा सकते हो तुम लोग? समझो डिफेक्शन और डेजर्शन में क्या फर्क होता है, इसका ध्यान से सुना, इसका आंसर सुनो पहले, इसका आंसर होता है डेजर्शन, ठीक है। डिफेक्शन क्या है? अपनी लॉयल्टी को स्विच करना, स्विच वंस लॉयल्टी, ठीक है। आप एक साइड से दूसरे की साइड में चले गए, तो आप पे एंटी डिफेक्शन लॉ आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो आप जब एक साइड से दूसरी साइड में चले जाते हो तो उसे डिफेक्शन कहते हैं। लेकिन आप छोड़ के जा रहे हो, बिना परमिशन के छोड़ रहे हो आर्मी को या जहां भी आप काम करते हो, और आपकी इंटेंशन नहीं है लौटने की, तो वो किसके अंदर में आता है? डेजर्शन के अंदर में आता है। तो 20 का मेरे भाई सही उत्तर होगा। अब भी तो आए तुम लाइन पे चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीडीएफ जो दूंगा उसको निकलवा लेना भाई। अ पर्सन हु शोज अ लैक ऑफ करेज, जिसमें साहस नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, और जब डर आ जाता है, मुसीबत आ जाती है, तो वहां से वो भाग जाता है, ठीक है। चलो जी, तो क्या कहेंगे उस व्यक्ति को? अगर तुम टिमिड लगाओगे तो ध्यान रखना, टिमिड तो नॉर्मल उसके लिए आता है, टिमिड तो हम शाय वाले में लगा देते हैं, ठीक है। डिफिडेंट, ये हम सिर्फ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहेंगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि जब कोई बंदा प्रेशर में हो तब वहां से खतरे में भाग जाना, ठीक है, जहां बोल्डनेस की जरूरत हो, वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा। कावर्ड तो एक नॉर्मल वर्ड है, सिंपल, ये यूज ही नहीं होगा इसके लिए, ठीक है। कावर्ड तो मतलब डर का होना, ये भी आप कह सकते हो। तो आंसर होगा लैक ऑफ डिटर्मिनेशन और लैक ऑफ करेज, ये क्या कहलाएगा? प्यूसिलैनिमस। और कॉन्फिडेंस ना होना, वो डिफिडेंस में, अगर कॉन्फिडेंस पूछेगा तो उसे डिफिडेंट कहेंगे, प्यूसिलैनिमस कहेंगे मेरे भाई इसको। आवाज आ रही है? देखना जरा, है? देखना,
तैयारी। अरे यार, चलिए जी, नेक्स्ट आइएगा। अ पर्सन हु स्टबर्नली रेफ्यूजेस टू चेंज हिज ओपिनियन, एक व्यक्ति जो अपना ओपिनियन चेंज करना बिल्कुल भी नहीं चाहता है, और एक्शंस डिस्पाइट परसुएशन, लॉजिक, रिपीटेड रिक्वेस्ट, बार बार उसको बोल दिया गया है, ऑफन डिस्प्लेइंग एन इनफ्लेक्सिबल और हार्ड हार्टेड एटीट्यूड। बताइए अब, डॉग्ड, समझो, डॉग्ड का मतलब होता है परसिस्टेंट, परसिस्टेंट या डिटरमिन्ड, दृढ़ संकल्प करने वाला। तो मेरे भाई ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, इसको तो आप छोड़ दो। अब आपके पास ए बी सी ऑप्शन आ गए हैं, क्या बनेगा बताओ। किसका? अगली क्लास का? हाँ, जो कल कल टाइम किया था वही वही टाइम। चलो जी, आ जाइए फटाफट। क्या आंसर होगा मेरे भाई? समझो, अब मैं इसमें आपको एक चीज बताता हूं। इसका पहले तो आंसर क्या होगा वो समझो। इसका जो आंसर होगा मेरे भाई, दैट इज ऑब्ड्यूरेट। अब इसमें ना एक चीज दिया गया है वहां पर, क्या कहा है? हार्ड हार्टेड एटीट्यूड। देखिए, ये जो ऑब्स्टिनेट और एडामेंट है ना, ये क्या है? ये इनफ्लेक्सिबल लोग हैं। इनफ्लेक्सिबल मतलब ये चेंज नहीं होते हैं। लेकिन जो हार्ड हार्टेड एटीट्यूड का बंदा होता है ना, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नो फीलिंग्स, नो फीलिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, नो फीलिंग्स। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑब्ड्यूरेट। याद रखना, वन वर्ड में आके ये फंस जाएगा, और इसी टाइप का क्वेश्चन उसने हमसे पूछा है। ठीक है, तभी इनको कहना है कि नए पैटर्न पे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो क्लोज आ रहे हैं, क्योंकि हम तो सिनोनियम रटते आए हैं। तो जो ये ऑब्ड्यूरेट होता है, ये हार्ड हार्टेड, इसको अंडरलाइन कर लेना यहां पर। ठीक है, कि भैया ये इनफ्लेक्सिबल तो है ही है, इनफ्लेक्सिबल तो ये सारे हैं, लेकिन ये हार्ड हार्टेड एटीट्यूड का बंदा है, कोई फीलिंग्स नहीं है, तो ये ऑब्ड्यूरेट में आ जाएगा। और ऑब्स्टिनेट और एडामेंट सिंपल हम इनफ्लेक्सिबल के लिए लगा सकते हैं, जो अपनी बात पे फॉर्म रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ये बात मैंने दे दिया यहां पर, बाद में आप कर लेना इसको। अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, एक बंदा जो नींद में चलता है, वॉक करता है। दिमाग आज आप लोगों का ना बिल्कुल एक तरीके से ये मान लो हैंग हो चुका होगा। हाँ जी, चलिए। अ पर्सन हु अ पर्सन हु वॉक्स वाइल एस्लीप, देखो, जब वो सोया हुआ होता है, सोया हुआ बंदा अगर नींद में खड़ा होकर चलने लग जाए, तो इसको तो आप देखते ही मार दोगे मेरे भाई, क्या है इसके अंदर? सोमनैम्बुलिस्ट होगा इसका आंसर। और इंसोमनिक कौन होता है? एक बार कमेंट में जल्दी से बता दो, इंसोमनिया से बना है। हाइपोकॉन्ड्रिक अपनी बीमारी को लेके बहुत ज्यादा एक्सेसिवली कंसर्न होता है। और नेक्रोलेप्टिक क्या होता है? जल्दी से बताओ फटाफट। एडुकेटिव में तो 100 क्वेश्चन लाना भी आसान है। आसान है, टफ है? बताओ। इंसोमनिया, स्लीपलेसनेस, बिल्कुल सही। हाइपोकॉन्ड्रिक मतलब बहुत ज्यादा, एक तरीके से आप कहो तो अपनी सॉरी बीमारी को लेकर एक्सेसिवली कंसर्न अबाउट हेल्थ। और नेक्रोलेप्टिक का मतलब है, इसको ऐसे समझ लो कि जो बंदा बैठे बैठे कहीं भी सो जाए, जिसका अपनी नींद पे कंट्रोल ही नहीं है।
जिसका अपनी नींद पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो विदाउट कंट्रोल वो सो जाएगा, तो तब वो नेप्रोलेप्टिक लैप्टिक कंडीशन में आएगा। ठीक है। अ पर्सन हु सडनली फॉल्स एस्लीप, जो अचानक से सो जाता है अनकंट्रोलेबली। देखो वो जो है नींद में चल रहा था, ये बैठे बैठे कहीं भी सब सो जाता। हाइपोकॉन्ड्रिक पर्सन ओवरली वरीड अबाउट हेल्थ। और मैं सुनो एक बात बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोकॉन्ड्रिक, हाइपो से याद कर लेना, मतलब बहुत ज्यादा ओवरली कंसर्न है अपनी हेल्थ को लेकर। इंसोमनिया, ये तो स्लीपलेसनेस, नींद ना आने की बीमारी कहलाता है। ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग फ्यू वर्ड्स इन स्पीच, शब्दों में बहुत कम, सॉरी, अपने स्पीच में बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करना, या जो आप स्पीच बोल रहे हो या आप लिख रहे हो उसमें। ऑफन टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ब्लंट, मिस्टीरियस और अनफ्रेंडली, yet कैरिंग डीप मीनिंग इन मिनिमल एक्सप्रेशन। आप बहुत ही कम शब्दों में अपना मीनिंग भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा कम शब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं, खासकर अपने स्पीच में या पीस ऑफ राइटिंग में। ठीक है। और आप ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप डायरेक्ट बोलना चाह रहे हैं, आप ब्लंट हैं उस चीज को लेकर। अब बताइए क्या कहेंगे। रेटिसेंस, टेसिटर्निटी, लैकोनिज्म, ब्रेविटी। ऑप्शन तो सारे क्लोज हैं, परेशान भी करेंगे आपको। चलो जी, समझो। उसने कहा है यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करना, और खासकर स्पीच में। ये बात कर रहा है किसकी? स्पीच की बात कर रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो, ब्रेविटी में हम कंसाइज तो कह रहे होते हैं, कंसाइज, शॉर्ट में किसी चीज को रखना, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू यूज वेरी फ्यू वर्ड्स इन स्पीच और राइटिंग। ठीक है। और खासकर स्पेशली ब्लंट रूप में या मिस्टीरियस होके। ठीक है, कि आप ब्लंट हैं या मिस्टीरियस हैं या अनफ्रेंडली हैं, बट फिर भी आप जो है डीप मीनिंग कैरी कर रहे हैं। तो इसके लिए आंसर होगा मेरे भाई लैकोनिज्म। रेटिसेंस तो बोलना ही कम होता है, रेटिसेंस जो होता है वो बोलना ही कम होता है। सर डाइट में क्या लेते हो? भाई डाइट में सिर्फ मेंटल स्टेट काम करता है, नहीं तो हालत अब मेरी भी खराब हो चुकी है। ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा मेरे भाई लैकोनिज्म। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बता ही दिया, स्टाइल ऑफ यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। ठीक है, बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करना, और ये बोलने के लिए आता है, ये स्पीच के लिए था। लैकोनिज्म तो था स्पीच के लिए। ये जो टेसिटर्निटी है, टेसिटर्न मतलब जो बंदा शांत रहता है, तो साइलेंस, हैबिचुअली साइलेंस, यहां वर्ड्स का खेल ही नहीं है। लैकोनिज्म में लैकोनिक, कम शब्दों का, यहां पर क्या है? चुप रहना। ठीक है, और यहां पर भी बोलने से संबंधित है। यहां पर भी आप क्या है? अनविलिंग टू स्पीक, आप बोल नहीं रहे हैं। यहां पर भी क्या है? टेस्टिमोनी में साइलेंस है, हैबिचुअली साइलेंस है। यहां कम शब्दों का प्रयोग, यहां शब्द तो बोल रहे हैं बट कम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अ पर्सन हु रेसिस्ट अथॉरिटी, रेफ्यूज टू ओबे रूल्स, रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, एंड कॉन्स्टेंटली शोज अ डिफाइंट और डिसओबीडियंट एटीट्यूड। और क्या शो करता है? डिफाइंट या डिसओबीडियंट एटीट्यूड, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर इंस्टीट्यूशंस और लीडर्स टू कंट्रोल हिम। मतलब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति जो विरोध करता है किसी अथॉरिटी का, उसके खिलाफ आ जाता है, रूल्स को फॉलो नहीं करता है, और डिसोबीडियंट होता है लगातार एटीट्यूड में, मेकिंग इट डिफिकल्ट, और किसी संस्थान के लिए या किसी लीडर के लिए वो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो ये पूछना चाह रहा आपसे। अब तुम रिबेल मत लगा देना फिर, क्योंकि तुम्हारे माइंड में रिबेल रिबेल आता है। देखो फिर वही काम कर दिया, रिबेल। ये तो किसी संस्थान के लिए भी यूज कर रहा है, कहां गया ये रहा ना, इंस्टीट्यूशन या किसी लीडर के लिए। ये तो सरकार के खिलाफ ओपन रिबेल करते हैं। ठीक है जी, बताओ, दो ऑप्शन है आपके पास। और डिफाइंड उसने दे ही दिया यहां पर, तो डिफाइंड होगा ही नहीं वो।
डिफाइंड का मतलब सिर्फ सिंपल डिसोबीडियंट आता है, सिर्फ सिंपल डिसोबीडियंट। तो क्या इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई? इसका सही उत्तर होगा रिकॉल्सिट्रेंट। रिकॉल्सिट्रेंट ही वो व्यक्ति होता है जो कोई बात नहीं मानता है और किसी भी संस्थान के लिए उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, उसके खिलाफ हमेशा खड़ा रहता है। और चाहे कोई नेता हो उसके सामने, कोई लीडर हो उसके लिए, मान लो मेरी टीम में है और वो बंदा मेरे ही खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो वहां भी रिकॉल्सिट्रेंट यूज करेंगे उस। ठीक है, उसके लिए स्पेशल वर्ड यही आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अच्छा ये देखो, सबॉर्डिनेट और इनसबॉर्डिनेट, इससे कनेक्ट कर देना कि जो अपने ही बड़ों के प्रति क्या हो जाए, खड़ा हो जाए। और खासकर ये किस में यूज होता है? मिलिट्री वगैरह में, वहां इनसबॉर्डिनेशन यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट। अ पर्सन हु हैज लिटिल और नो मनी, एक व्यक्ति जिसके पास कोई पैसा नहीं है। समय हो गया यार क्लास का, आज तो क्वेश्चंस कम हो पाए हैं, पर क्वेश्चन इंटू 4 करोगे तो लगभग 150 प्लस हो चुके हैं, क्योंकि ऑप्शंस भी एक्सप्लेन किए हैं। चलो एक काम करता हूं, मैं 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं, 45 क्वेश्चन कर लेते हैं, 42, 43 एंड 44। और एक काम करेंगे, अगले 50 क्वेश्चन की क्लास हम लोग फिर इन बिटवीन किस दिन ले लेंगे, या मैं सोच रहा हूं रिकॉर्डेड फॉर्म में डालूं। वो ठीक रहेगा, क्योंकि फिर तुम इंटू 2 करके देख सकते हो उसको। 42, 43, 44, नहीं 42, 43, 44। अच्छा 4 क्वेश्चन, कोई बात नहीं। 44 एंड 45 ये आपके लिए होमवर्क में दे देते हैं। ठीक, अरे यार होमवर्क कैसे देंगे जब आंसर दिखा देंगे। चलो 43 भी आ गया, 44 आ गया एंड 45 आ गया। बस ये क्वेश्चन आप कर लेना यहां तक। ठीक है, 45 तक 4 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिखा दिए, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है। इसके बाद अगर मैं खींचूंगा ना तो फिर क्लास में वो गड़बड़ हो जाएगी, और वैसे भी 2 घंटे लगभग हो ही चुके हैं आज। 25 से इतनी लंबी क्लास और करना, अच्छा लगातार करें, करेंगे। देखो अच्छा कंटेंट है तो उसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी वो सुन लो ध्यान से मेरे भाई। इसकी पीडीएफ जो है वो मिलेगी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम जो है वो लिंक नीचे दिया है कमेंट बॉक्स में, वो इंग्लिश बाय संजीव सर, इंग्लिश बाय संजीव सर, ये टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। इस पे वाइट पीडीएफ में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ दिलवाऊंगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की क्लास चाहते हो। चाहते हो तो भाई मैंने आपसे कहा था और आपने कमेंट उतने नहीं किए। आज इस पे मैं 1000 कमेंट का आपको टारगेट दे रहा हूं कि आपको इतना ही तो लिखना कि यस सर वी वांट द क्लास, ठीक है, ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बस। और ये क्लास कैसी लगी भाई, एक कमेंट तो छोड़ना बनता है आपका। ठीक है, आपसे कमेंट भी नहीं छूटता यार, इससे ज्यादा तो और क्या ही कर सकते हो आप। और आप याद करोगे मुझे एक दिन, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ऐसा कंटेंट आप पेड कोर्सेज में ढूंढ लो, मिलेगा नहीं दोस्त, बस इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कर सकता।